जय श्री श्याम एवरीवन। चलिए, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आरटीपी इशू कर दी है। तो इस वीडियो में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आरटीपी जो नवंबर 2022 के लिए रेलेवेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पूरे जोर शोर से दम लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो भी आरटीपी में क्वेश्चंस आए हैं, एक एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ जाए। ये एक छोटी सी समरी है जो इस बार आरटीपी में क्वेश्चंस है उनकी। ओवरऑल अगर मैं आरटीपी की बात करूं तो आरटीपी बहुत इजी है। कुछ दो क्वेश्चन अच्छे हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, बाकी तो ओवरऑल मोटा मोटा बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ फर्क प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो क्या पूछा है इंस्टीट्यूट ने इस आरटीपी में एक बार आपको क्विकली बता देते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास टोटल इस आरटीपी में 10 क्वेश्चन है। 10 में से 9 प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ दो चीजें पूछी, फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज और सामुराई बॉन्ड्स के ऊपर बेसिक नोट दे दो। अगर मैं चैप्टर बाय चैप्टर बात करूं तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया रेशियो एनालिसिस के ऊपर। उम्मीद थी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, बट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हुआ। आपको मल्टीपल रेशियोज दे रखी हैं, आपको सिर्फ उसके बेसिस पे P&L और बैलेंस शीट बनानी है और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपके पास फिक्स एसेट दिया हुआ होगा, आपको उसका यूज करना है, जितनी भी रेशियोज दी है सारी लगानी है और आपका P&L बैलेंस शीट रेडीली बन के तैयार हो जाएगा। कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर है, अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इंस्टीट्यूट हमेशा वैक निकलवाता था, बट इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, वैक दिया हुआ है और आपको बोला है कि डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट और लोन का इंटरेस्ट रेट निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा। तीसरा क्वेश्चन है जी कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर से। सिंपल क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल कैपिटल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उसमें आपको बोला है कि आप हर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बताइए क्या प्राइस होगा शेयर्स का और क्या अर्निंग पर शेयर होगा। चौथा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने लेवरेज चैप्टर से पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इंस्टीट्यूट ने आपसे फाइनेंशियल लेवरेज की कंपटीशन मांगी है बस। अगर मैं पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो पांचवा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट डिसीजन से है। हमें उम्मीद थी कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन मिला है। आपको एक मशीन परचेज करनी है, आपको बताना है कि क्या आप परचेज करेंगे नहीं करेंगे, किस बेसिस पे होता है। तो मल्टीपल टेक्निक्स है, इस बार इसने एनपीवी और पीआई पूछा है। ठीक है, अगला सवाल जो आता है आपका रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बस्टिंग से पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन आपसे चाहता है कि आप रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालें और उसके बेसिस पे आप एनपीवी कंप्यूट करें। सातवां क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डिविडेंड डिसीजन चैप्टर से पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है, आपको मल्टीपल चीजें दे रखी है और आपसे बोला गया है कि आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालें और डिविडेंड का अमाउंट निकालें। तो अगर ओवरऑल अभी तक बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 दो क्वेश्चन ऐसे कहूंगा जो थोड़े से हटके थे, थोड़े से अच्छे लगे मुझे। ऑल्दो इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल चैप्टर से मैनेजमेंट ऑफ कैश के ऊपर है। सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंथी है। इस क्वेश्चन में उसने आपसे मल्टीपल चीजें पूछी है। उसने आपको बोला है कैश बजट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, P&L बताओ। तो इजी है क्वेश्चन, बट लेंथी इतना है ना कि इंसान गलत कर सकता है, बच्चों के से गलती होने के चांसेस बहुत हाई है। एंड अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है। उसमें भी क्या है, आपको बोला गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल निकालो और उस ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे आप बताओ कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो ओवरऑल आरटीपी बहुत इजी है, सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे मुझे लगे, बाकी तो प्लेन वैनिला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो समय बर्बाद नहीं करते, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अपने पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 किस चीज के ऊपर है? क्वेश्चन नंबर 1 मेरे दोस्त अपना जो चैप्टर है ना रेशियो एनालिसिस, उससे एक क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम सिमिलर तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा गया है। क्वेश्चन की अगर मैं रिक्वायरमेंट देखूं तो क्वेश्चन आपसे चाहता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ने फॉर्मेट भी बना के दिया है, जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क है आपको ये सारा डेटा फिल करना है। ये क्वेश्चन ने दूसरी चीज बोली है कि बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क है आपको सारा डेटा फिल करना है। सिर्फ एक डेटा आपको क्वेश्चन ने दिया है 1,30,00,000 रुपए, वो है आपका फिक्स एसेट। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको। नेट प्रॉफिट दिया है कि वो 8% ऑफ सेल्स होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया 20% ऑफ कॉक्स होगा, डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ कॉक्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ यूसेज, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6% ऑफ कॉक्स, ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑफ सेल्स, डेट कलेक्शन पीरियड 2 मंथ, करंट रेशियो 2:1, फिक्स एसेट करंट एसेट इज 13:11, fixed asset to sales is 1:3, long term loans to current liabilities 2:1, capital to reserve and surplus is 1:4। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में सब जगह सिर्फ रेशियोज दी है, सिर्फ एक ही नंबर दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें इस एक नंबर का यूज करना है जो है फिक्स एसेट, और इसके बेसिस पे देखना है कि हम क्या क्या चीजें कंप्यूट कर सकते हैं और एक एक करके चीजें कैलकुलेट करना शुरू करना है।
बात समझ के मेरी क्या कहा? इस फिक्स एसेट के नंबर का यूज करते हैं और देखते हैं हम इसके बेसिस पे क्या क्या निकाल सकते हैं, और एक एक करके बस कैलकुलेशन करते जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, पहले ये क्वेश्चन मार्क सारे हटा रहा हूँ सो डैट हम यहीं पे नंबर्स फिल कर लेंगे कैलकुलेट करके और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन मार्क हटा दिए। चलो अब फिक्स एसेट का यूज करते हैं और देखते हैं हम इसके बेसिस पे कौन से नंबर्स निकाल सकते हैं। आ जाओ देखो, कैन आई से अपने पास दो रेशियोज हैं जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है। वन इज फिक्स एसेट टू करंट एसेट, सेकंड इज फिक्स एसेट टू सेल्स। ठीक है, अगर फिक्स एसेट टू करंट एसेट्स की बात करूं तो इट विल बी फिक्स एसेट अपॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट टू करंट एसेट मतलब टू से पहले वाला क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है, टू के बाद वाला आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ये किसके इक्वल दिया है, 13/11 दिया है। तो कैन आई से जो आपका 1,30,00,000 का नंबर है, जो आपका किसका नंबर है, फिक्स एसेट का नंबर है, अपॉन में करंट एसेट। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर लूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास करंट एसेट आ जाएंगे 1,10,00,000। एग्री करते हो मेरी बात से? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा था पहली चीज। तो मैंने यहाँ से करंट एसेट निकाल दिया। नेक्स्ट है फिक्स एसेट टू सेल्स। फिक्स एसेट टू सेल्स 1:3 है, मतलब अगर फिक्स एसेट 1 होगा तो सेल्स मेरा 3 होगा। तो अगर फिक्स एसेट मेरा 1,30,00,000 है तो सेल्स मेरी तिगुना कर लो 3,90,00,000 होगी। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से आपको समझाना चाहूँ तो इट विल बी, टू से पहले वाली चीज न्यूमरेटर होती है, टू के बाद वाली चीज डिनोमिनेटर होती है। तो मैंने लिखा फिक्स एसेट अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 1/3। फिक्स एसेट मेरे पास है 1,30,00,000 रुपए, ये है मेरे पास। सेल्स का नंबर मुझे पता नहीं है, मैं अगर इसे सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास सेल्स कितनी आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी 3,90,00,000 रुपए। एग्री करते हो? अगर आप रीड भी करोगे डायरेक्ट तो समझ आ जाएगा। फिक्स एसेट टू सेल्स अगर 1:3 है तो फिक्स एसेट अगर 1 है तो सेल्स आपकी 3 होगी। अगर आप ऊपर वाले में भी इसको रीड करना चाहो, फिक्स एसेट टू करंट एसेट आपका 13:11 है, तो फिक्स एसेट अगर आपका 13 है तो करंट एसेट आपका 11 होगा। तो अगर फिक्स एसेट आपका 1,30,00,000 है तो करंट एसेट आपका 1,10,00,000 होगा। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ से हमने दो चीजें निकाल ली। अब ऊपर से चलना शुरू करते हैं, एक एक करके सारा डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी है आपकी, 3,90,00,000। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3,90,00,000 का 8% करना होगा। चलो कर देते हैं। 3,90,00,000 का 8% इज इक्वल टू 31,20,000। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 20% ऑफ कॉक्स। अब मुझे कॉक्स चाहिए। कॉक्स के लिए मुझे क्या करना होता है, सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट घटा दूं तो कॉक्स आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है आपको, 15%। तो जो जो चीज़ें मैं यूज़ करते जा रहा हूँ मैं उन्हें टिक करता जा रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट है 15% ऑफ सेल्स, तो मैं क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, 3,90,00,000 का 15% अगर मैंने कर दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास 58,50,000 रुपये। और अगर मैं यहाँ से कॉक्स निकालना चाहूँ तो मैं कॉक्स कैसे निकालूंगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू माई कॉक्स। सेल्स है मेरी 3,90,00,000 रुपए की, इसमें से मैंने 58,50,000 रुपये अगर घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कॉक्स आ जाएगा मेरे दोस्त। मेरे पास कॉक्स कितना आएगा, निकाल लेते हैं फटाफट, कैलकुलेट करो। ये आएगा 3,31,50,000। ठीक है, तो अपने पे कॉक्स भी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, सेल्स भी आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकलेगा, 20% ऑफ कॉक्स, मतलब 3,31,50,000 रुपए का 20%। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें तो। 66,30,000। डायरेक्ट वेजेस क्या है, 10% ऑफ कॉक्स। कॉक्स कितनी है, 3,31,50,000, इसका 10% कितना हो जाएगा, कहना इसे 33,15,000। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है रॉ मटेरियल का स्टॉक 3 महीने का यूसेज है, तो जो भी आप रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो वो तो पूरे साल का होगा, आपको 3 महीने का निकालना है। अगर मैं बोलूँ 66,30,000 पूरे साल में मैंने कंज्यूम किया तो मैंने 3 महीने में कितना कंज्यूम किया होगा, निकाल सकता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, 66,30,000 मैंने 12 महीने में कंज्यूम किया है, तो अगर मुझे 3 महीने का निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा 16,57,500 रुपये। तो मैंने ये वाली आइटम भी यूज कर ली। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। कितना है, 6% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कितना निकाला था अभी, 3,31,50,000, इसका 6%। तो लो जी, ये भी मैंने आपके लिए निकाल दिया। इसका 6% जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 19,89,000, 19,89,000 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
तो अभी तक मैंने सारी चीजें यूज कर ली। अब आता है जी डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर की बात कर रहा है कि आप जो सेल्स है उनके जो डेटर होते हैं उनसे 2 महीने में पैसे लेते हो। तो इफेक्टिवली अगर आप 12 रुपए की सेल करते हो 12 महीने में, तो 2 रुपए का ऐसा अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग होगा साल के एंड में। क्वेश्चन ने कहा ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट, मतलब 12 महीने में से 2 महीने की सेल हमेशा आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी और वो ट्रेड रिसीवेबल में होगी। तो अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस निकालना चाहूँ, मेरी सेल्स कितनी है 3,90,00,000, ये 12 महीने की है, 2 महीने की कितनी होगी, 2/12 कर दूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको 2/12 कर दिया, तो ये आ गया 65 लाख रुपए। ये छोटा सा लॉजिक समझा रहा हूँ, मैंने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सिंपल इतना बोला डेट कलेक्शन पीरियड मेरा 2 महीना है। 2 महीने का मतलब हो गया कि जो भी मैं सेल करता हूँ उसमें से 2 महीने की सेल हमेशा डेटर में आउटस्टैंडिंग होती है। तो पूरे साल में अगर मैं 3,90,00,000 की सेल करता हूँ, तो 2 महीने की सेल मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, 65 लाख रुपए आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ पाते हो? चलो यहाँ तक हो गया। अब अगली चीज आती है जी करंट रेशो। करंट रेशो होती है 2:1 जो क्वेश्चन में दी है। करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो क्या होती है मेरे दोस्त, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आपको दिया है 2:1। कैन आई से करंट एसेट कितना है आपके पास, 1,10,00,000, जस्ट इसी के नीचे निकाल रखा है मैंने, ये रहा, अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2/1। क्या मैं यहाँ से करंट लायबिलिटी निकाल सकता हूँ, 55 लाख रुपए। तो करंट लायबिलिटी अगर 55 है तो आपका करंट एसेट 1,10,00,000 होगा। आप इस रेशो को रीड कर सकते हो कैसे, करंट रेशो क्या है 2:1, मतलब अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो करंट एसेट 2 रुपए होगा। तो अगर मेरा जो भी करंट एसेट है मैं उसका आधा कर दूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। एग्री करते हो मेरी बात को? लो जी, ये भी निकल गया। अब इस रेशो का यूज कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लायबिलिटी इज 2:1। तो मतलब अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो लॉन्ग टर्म लोन्स 2 रुपए होगा। तो अगर करंट लायबिलिटी मेरे पे 55 लाख रुपए है तो लॉन्ग टर्म लोन्स मेरे पे कितना होगा, 55 लाख इंटू में 2 इक्वल टू 1,10,00,000। एग्री करते हो मेरी बात से? आप मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी निकालना चाहो तो कर लो। लॉन्ग टर्म लोन्स, 2 से पहले वाली चीज, क्या कहा मैंने, 2 से पहले वाली चीज न्यूमरेटर, 2 के बाद वाली चीज डिनोमिनेटर, तो इक्वल टू 2/1। ये है आपके पास लॉन्ग टर्म लोन, आपको नहीं पता, ये है 55 लाख। तो यहाँ से आपने लॉन्ग टर्म लोन्स को कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया आपके पास 1,10,00,000। आप ऐसे कर लो, नहीं तो डायरेक्ट रीड भी करोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच गया कैपिटल टू रिजर्व इज 1:4। मतलब अगर आपकी नेटवर्थ का अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूंगा तो उसमें 2 चीजें होंगी, 1 इज कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस, और दोनों की रेशो होगी 1:4। इसको हम थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कोई भी नंबर मेरे पास नहीं है जिससे मैं कैलकुलेट कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पेंडिंग कर लेता हूं, देखेंगे इसको आगे कहाँ कैसे यूज करना है। करेक्ट है जी। तो अपन लोगों ने जो भी नंबर्स निकाले हैं फटाफट इसको एक बार बैलेंस शीट और पीएनएल में डालते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। एग्री करते हो मेरी बात को? चलो एक एक करके सारे नंबर्स डालने शुरू करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार इनको टिक, जो मैंने टिक मारे हैं मैं इन्हें रब कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो भी मैं नंबर्स डालता जाऊंगा मैं उसे टिक करता हुआ जाऊंगा तो अपने पे कंट्रोल रहेगा कि कोई भी चीज छूटेगी नहीं। पहले नेट प्रॉफिट कितना है, 31,20,000, कहाँ पर आएगा, पीएनएल में आएगा यहाँ पर 31,20,000। एग्री करते हो मेरी बात को? चलो बढ़िया। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 66,30,000, ये दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 66,30,000। एग्जाम में इवन यू कैन से क्वेश्चन ने आपके लिए अच्छा काम क्या करके दिया, ऑलरेडी आपको फॉर्मेट बना के दिया है, आपको सिर्फ नंबर्स डालने हैं। अगर आप डायरेक्ट वेजेस की बात करो तो कितनी है, 33,15,000, डाल दो मेरे दोस्त 33,15,000। ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,57,500, लिख दो जी। कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में 16,57,500। एग्री करते हो मेरी बात को? अच्छी बात है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एफजी का बैलेंस कितना है, 19,89,000, तो लो जी यहाँ पर लिखो 19,89,000। बैलेंस है इसीलिए बैलेंस शीट में आ रहा है, पीएनएल की आइटम होती तो पीएनएल में लेके जाता। क्रॉस प्रॉफिट कितना है, 58,50,000, लो जी क्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, यहाँ पर आएगा आपके पास 58,50,000। अभी सिर्फ नंबर्स डालेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा अपने आप निकल के आएगा। डेट कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कितना निकाला था, 65 लाख, लो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं हम, यहाँ लिख दिया जी 65 लाख। ठीक है, आगे बात करते हैं। करंट रेशो, करंट लायबिलिटी कितनी है, 55 लाख रुपए की, तो चलो करंट लायबिलिटी अपन लोगों ने निकाली थी 55 लाख रुपए, हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
ये हमने टिक कर दी। फिक्स एसेट टू करंट एसेट, यहाँ से हमने करंट एसेट निकाले थे 1,10,00,000। करंट एसेट मतलब इन चारों का जो टोटल है वो क्या है, 1,10,00,000। तो कैन आई से यहाँ से मैं कैश को एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 1,10,00,000 में रॉ मटेरियल भी आ रहा है, एफजी भी आ रहा है, डेटर भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। तो इसमें से रॉ मटेरियल घटा दो, इसमें से एफजी घटा दो, इसमें से डेटर घटा दो, आपके पास कैश बच जाएगा। डेटर रॉ मटेरियल कितना है, 16,57,500, एफजी है 19,89,000 और डेटर है आपके पास 65 लाख रुपए। घटा दिया तो मेरे पे कैश आ गया आपके पास 8,53,500 रुपीज़। ये आ गया मेरे पास 8,53,500 रुपये। सिंस मेरे पास करंट एसेट का टोटल था तो कैश मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल आ जाएगा 2,40,00,000, क्योंकि एसेट साइड पूरी हो गई, क्वेश्चन ने बोला इतनी ही है और कुछ नहीं है, तो मैंने टोटल भी लगा दिया। ठीक है, चलो अब अपने पास क्या है, फिक्स एसेट टू सेल्स। सेल्स कितनी निकाली थी, यहाँ से मैंने 3,90,00,000। सेल्स का नंबर डालो, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 3,90,00,000 सेल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लायबिलिटी। यहाँ से मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स निकाले थे, कितने निकाले थे, 1,10,00,000। लो जी, लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए 1,10,00,000। बैलेंस शीट का टोटल आई बिलीव दोनों साइड सेम ही होता है, एसेट लायबिलिटीज। ये चीज़ हमने बचपन में पढ़ी है कि एसेट साइड का जो टोटल होता है और लायबिलिटीज और कैपिटल साइड का जो टोटल होता है बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होता है। ऑल तो कभी अपनी टैली नहीं करती बैलेंस शीट, बट फिर भी होता यही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो मैंने सारे नंबर्स डाल दिए, अभी से मेरा ये बचा है कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1:4। वो कैसे यूज होगा वो भी देख लो। देखो बैलेंस शीट साइड का टोटल 2,40,00,000 है, तो क्या यहाँ से मुझे इन दोनों का टोटल मिल जाएगा, इन दोनों का टोटल आएगा जी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 2,40,00,000 माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों आ जाएंगे जी 75 लाख। अब इन दोनों की रेशियो कितनी दी है, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस इज 1:4। ये लास्ट रेशियो भी यूज कर रहा हूँ, इसको भी टिक कर लेता हूँ। चलो पेंडिंग हटाता हूँ। तो मुझे पता है शेयर कैपिटल अपॉन रिजर्व एंड सरप्लस इज 1:4। तो सिंपली स्पीकिंग 4 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस कह सकता हूँ। इसमें पुट कर लो इस इक्वेशन में, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले पुट करके करा रहा हूँ, फिर आपको एक दूसरा शॉर्टकट भी बता दूंगा, काम बन जाएगा आपका। दिस इज 75 लाख। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस की जगह लिखा मैंने 4 शेयर कैपिटल इक्वल टू 75 लाख। यहाँ से मैंने शेयर कैपिटल का बैलेंस निकाल दिया जी 15 लाख रुपए। तो ये आ गया मेरे पास 15 लाख, ये आ जाएगा 60 लाख। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका और बता देता हूँ। कैन आई से शेयर कैपिटल इज टू रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 1:4। पार्टनरशिप अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जैसे हम बचपन में पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटते थे, कहना इसे 75 लाख का टोटल प्रॉफिट है, दोनों लोगों में बांटना है 1:4 में। कैसे बांट दूंगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 75 लाख इंटू 1/5 और रिजर्व सरप्लस में कितना आ जाएगा 75 लाख इंटू में 4/5। इसी तरीके से बांटते थे ना पार्टनरशिप में प्रॉफिट, सेम तरीके से बांट दिया, खत्म। लो जी बैलेंस शीट तो मेरी पूरी हो गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आ गई मेरे पास पी एंड एल। पी एंड एल ये मेरा 3,90,00,000 ही रहेगा टोटल, कह सकते हो। अब तो सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना, 2,32,05,000। ये डन हो गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे चला जाएगा 58,50,000। यहाँ पे भी टोटल कितना आएगा 58,50,000। यहाँ पर ठीक टोटल कितना आएगा 58,50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 27,30,000 रुपये। 58,50,000 में से 31,20,000 घटा देना, 27,30,000 रुपये बच जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन में जिंदगी इसलिए थोड़ी सी आसान थी, इससे बैलेंस शीट पी एंड एल का फॉर्मेट बना के दिया था। बाय चांस सेम ही क्वेश्चन होता और कभी फॉर्मेट नहीं देता, तो अगर ट्रेडिंग में कुछ बैलेंसिंग फिगर बचता तो आप उसे ओवरहेड ले लोगे, और अगर पी एंड एल में कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो आप उसे एज अ अदर एक्सपेंस ट्रीट करोगे। बात एग्री करते हो मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो नेट कंक्लूजन यही है, जब भी कभी रेशियो का क्वेश्चन आए, इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो जो डिटेल दी है ना बस उसको पकड़ लेना, उसको पकड़ के सारे पॉइंट्स को सॉल्व करना शुरू कर देना, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अपने केस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक बार रीड कर लेते हैं। देखने में तो वैसे इजी लग रहा है, देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन
एंड डिबेंचर इफ टैक्स रेट इज 25%। आपको बैंक लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, डिबेंचर पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर टैक्स रेट 25% है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो क्वेश्चन है ना, ये एफएम से ज्यादा मैथ्स का है। इसमें आपको मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह ज्यादा बनानी पड़ेगी और मैथ्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। एफएम के प्रिंसिपल्स तो बहुत कम लगेंगे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाउंस लिमिटेड इवेलुएट्स ऑल इट्स कैपिटल प्रोजेक्ट यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 15%। बाउंस लिमिटेड अपने जितने भी कैपिटल प्रोजेक्ट है उसको 15% पे इवेलुएट करता है। कैन आई से एक कंपनी किस रेट पे अपने जो कैपिटल प्रोजेक्ट होती है उसे इवेलुएट करती है? कैन आई से वो अपने वैक के ऊपर इवेलुएट करती है, करेक्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो ये जो 15% आपको दिया हुआ है, दिस इज इफेक्टिवली वैक। इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, बैंक टर्म लोन एंड डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार। तो कुल मिला के वो वहीं पे आने वाला है। वो कह रहा है कि ये वैक है और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, बैंक टर्म लोन है और डिबेंचर है विच आर रिडीमेबल एट पार। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म लोन इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर पे जो भी रेट होगा बैंक का लोन जो है, बैंक का टर्म लोन है, उसका 1.5 टाइम्स होगा। तो अगर डिबेंचर पे 10% का इंटरेस्ट रेट है तो आपका, अगर मैं बैंक टर्म लोन की बात करूंगा तो 10% इंटू में 1.5% इक्वल टू 15% का रेट होगा। कितना होगा हमें नहीं पता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। रिमेनिंग टेन्योर ऑफ डिबेंचर एंड बैंक लोन इज 3 ईयर एंड 5 साल। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड बैंक लोन इज 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख रिस्पेक्टिवली। डिबेंचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15 लाख आर करंटली ट्रेडिंग एट 97 पर डिबेंचर। ऑनगोइंग पी मल्टीपल फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी स्टैंड एट 5। हमने कहा ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि जी बैंक लोन और टर्म जो डिबेंचर है उसका आपको क्या बताना है, इंटरेस्ट रेट बताना है। कहने से ये क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है 2-3 चीजें। एक तो जो आपकी पी रेशो है वो है आपकी 5। पी रेशो की मदद से आप क्या करोगे, इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे। इक्विटी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है दिस इज बेसिकली 1/P रेशो होती है। क्यों होती है अभी थोड़ी देर में बात कर लेता हूँ। डिबेंचर 15 लाख के हैं बट करंटली कितने रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं, 97 रुपीज पे। तो इफेक्टिवली जो आपके डिबेंचर का मार्केट प्राइस है वो आपका 97 रुपीज है। और अगर मेरा मार्केट प्राइस 97 रुपीज है और अगर मैं फेस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि ये बोल रहा है ना रिडीमेबल एट पार, अब पार मतलब मुझे फेस वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फेस वैल्यू कितनी होगी। क्या आप 1000 रुपए की फेस वैल्यू लोगे या 5 रुपए की फेस वैल्यू लोगे, 10,000 की लोगे? एक छोटी सी चीज सोचो, अगर मैं बोलता हूँ 100 रुपए की फेस वैल्यू है और फिर मैं बोलता हूँ 97 रुपीज का मार्केट प्राइस है, एक बार मैं बोलता हूँ कि 1000 रुपए की फेस वैल्यू और 97 रुपीज का मार्केट प्राइस है, दोनों में से कौन सी अजम्पशन आपको थोड़ी सी जेन्युइन लगती है और कौन सी लगती है कि बिल्कुल बेकार है? अगर आप ये अजम्पशन लोगे कि जी 1000 रुपए का फेस वैल्यू है और 97 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, थोड़ी सी ना अब्सर्ड हो जाएगी। 1000 रुपए की चीज 97 रुपीज पर ट्रेड नहीं होती। तो समवेयर डाउन द लाइन इट वी कैन हैव अ वेरी सेफ प्रिजम्पशन कि इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो 100 रुपए की होगी और 97 रुपीज का इसका क्या होगा, नेट प्रोसीड और यू कैन से मार्केट वैल्यू हो। तो चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं तो क्वेश्चन ने बेसिकली आपको वैक दे रखा है। इस वैक की मदद से आपको क्या करना है, डिबेंचर और लोन का इंटरेस्ट रेट निकालना है। वैक कैसे निकलता है? वैक निकलता है जी वेट्स इनटू में कॉस्ट। ऐसे निकलता है। वेट किस वैल्यू पे होते हैं, या तो मार्केट वैल्यू वेट होते हैं या बुक वैल्यू वेट होते हैं। आपने क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दी तो हम किसके ऊपर लेंगे, बुक वैल्यू वेट लेंगे। और अगर कॉस्ट की बात करें तो अपने को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं बुक वैल्यू वेट्स निकाल लेता हूँ, कॉस्ट निकाल लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इफेक्टिवली मेरा वैक निकल जाता है जो मुझे दे रखा है। करेक्ट, इतनी बात एग्री करते हो? तो स्टेप 1 पे क्या करते हैं, पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर स्टेप 2 पे क्या करेंगे, वेट्स कैलकुलेट करके वैक निकालने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 पे आपने क्या किया, कॉस्ट कंप्यूट करी। जब आप इक्विटी की कॉस्ट की बात करोगे तो इट इज बेसिकली 1/P रेशो। तो 1/P रेशो आपको 5 दिए, तो इफेक्टिवली दिस इज 20% और यू कैन से 0.20 इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैंने क्यों किया 1/P रेशो, उसका रीजन भी बता देता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस। अगर मैं ईपीएस को नीचे ले जाऊं तो इट विल बी 1/MPS अपॉन ईपीएस, और दूसरे शब्दों में 1/ में पी रेशो। पी रेशो होती है बेसिकली मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो पी रेशो थी, मैंने यहाँ से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रिजर्व्स। यहाँ पे क्या क्या दिया उसने, शेयर कैपिटल निकल गया, रिटेन अर्निंग की बात कर रहा हूँ। जो जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में है आपको सबकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है वैक निकालने के लिए। आई बिलीव ये आपको पता होगा। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होती है, देखो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दी होती है तो आपको रिटेन अर्निंग की कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ती है, क्योंकि इन दैट केस कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम नहीं होते। अपने क्वेश्चन में कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दी, इसीलिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू 0.20। इतनी बार डन।
अब मैं बात करता हूँ जी डिबेंचर की। अब डिबेंचर का देखो मेरे पे इंटरेस्ट रेट तो है नहीं, क्योंकि डिबेंचर की कॉस्ट कैसे निकलती है? डिबेंचर की कॉस्ट निकलती है KD इक्वल टू आई वन माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन, वेयर एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर जो बाकी है आपके, डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। यही होता है। अब मेरे पास इंटरेस्ट तो है नहीं, तो अपन लोग क्या करते हैं, डिबेंचर के इंटरेस्ट को अज्यूम करते हैं x। अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट x है तो लोन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1.5x हो जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात को? ये लिखा हुआ 1.5 टाइम्स। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट x है तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 100x, 1 माइनस टैक्स रेट इज 0.25। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि मैंने 100x क्यों लिया, कि देखिए जो हमने इंटरेस्ट माना है वो माना है कि x रुपीस मेरा इंटरेस्ट लगता है ऑन 1 रुपी। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू पे मेरा कितना इंटरेस्ट लगेगा? मेरा 100 रुपए की फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा 100x। मेरी रिडम्पशन वैल्यू हो गई 100 रुपए, क्योंकि एट पार रिडीम हो रहा है। नेट प्रोसीड 97, 3 साल बाकी थे, क्वेश्चन में दिए थे तो वो ले लिया। 100 प्लस 97 अपॉन 2, ये आ गया जी इतना 75x प्लस 1 अपॉन 98.5। ठीक है, इतनी बात है। अब इसको अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टेबल में बिठाने जाऊंगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसे ए अज्यूम कर लेते हैं। ऑल्दो जो आरटीपी का सॉल्यूशन है उसने क्या किया है, उसने इस वैल्यू को डायरेक्ट बिठाया है, तो उससे ना मैथ्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, कैलकुलेशन के चांसेस गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हाई है। इसीलिए आप इसे क्या अज्यूम कर लो, ए अज्यूम कर लो। एक छोटी सी चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैंने ना जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, मैंने कहा 1 रुपए पे x रुपए इंटरेस्ट लगता है, इसलिए मैंने 100x लिया। आप ये भी बोल सकते थे कि जो आपका इंटरेस्ट है वो x परसेंटेज है। अगर x परसेंटेज है तो यहाँ पर जो 100x आया, यहाँ 100x आने की जगह सिर्फ x आ जाता। अगर आप वैसा करोगे तो आपकी ना कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि ये 75x की जगह 0.75x हो जाएगा। फिर आप डेसिमल्स में ही सॉल्व करते रहोगे तो ना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, हमने लिया कि 1 रुपए पे आपने कितना इंटरेस्ट लिया है? x रुपए। तो आपकी फेस वैल्यू पे 100x का इंटरेस्ट आ गया। जब मैं लोन की बात करूंगा तो लोन के केस में आपका डायरेक्टली आ जाता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, तो मैंने वो कर दिया। इंटरेस्ट आपने बोला ही था 1.5x 1 माइनस टैक्स, तो ये आ गया। इतनी बात क्लियर। एक जो छोटी सी चीज और बता देता हूँ, वैसे इतनी रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी जान लेना। अब आपका सवाल ये आ सकता है, सर यहाँ पे तो आपने 100x लिया, यहाँ पे आपने 1.5x ही रखा, ऐसा क्यों? देखो लोन की ना कोई भी फेस वैल्यू नहीं होती अलग से कि 100 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, क्योंकि डिबेंचर के केस में तो होता है, लोन के कुछ केस में कुछ नहीं होता। लोन के केस में तो हर रुपये की वैल्यू होती है। तो इसीलिए लोन के केस में अगर आप 1 रुपए की फेस वैल्यू मान लो उसकी, तो आपका इंटरेस्ट इतना ही आ जाएगा। 1.5x का आपका इंटरेस्ट है 1 माइनस टैक्स रेट, ये आपका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये आपका आ गया लोन का इंटरेस्ट। इतनी बात क्लियर। आगे देखो वैक कैसे निकलता है। वैक निकलता है, आपने क्या किया, चारों चीजें लिखी, इनकी बुक वैल्यू लिखी। बुक वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 10 लाख। ठीक है, मैंने इसका वेट निकाला। वेट कैसे होता है? बुक वैल्यू की रेशियो। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इक्वल टू 0.2, 15 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इक्वल टू 0.3 एंड सो ऑन। तो ये मेरा वेट्स निकल के। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरी इक्विटी की कॉस्ट और रिटेन अर्निंग की कॉस्ट की बात करूं तो बोथ ऑफ देम आर 0.2। व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर, डिबेंचर की कॉस्ट एक ऑप्शन था कि मैं पूरा रख लूं, जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है पूरा रख के किया है, उसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मैंने इसीलिए ज़िंदगी को आसान किया, मैंने बोला ये किसका इक्वल है? ए के इक्वल है, तो मैंने इसे ए लिख दिया। लोन वाली मैंने अमाउंट एज इट इज़ लिख दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने क्या किया, डब्ल्यू इंटू कॉस्ट, मतलब वेट्स और कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, तो 0.2 इंटू 0.2 आ गया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को किया ये आ गया, इन दोनों को किया इतना आ गया। दिस इज टोटल में इक्वल टू वैक। वैक कितनी दी है? 15%, मतलब 0.15। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो ये आया मेरे पास 0.3a प्लस 0.225x। ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा ये? 0.10 प्लस 0.3a प्लस 0.225x इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ तो आपके पास बचेगा 0.3a प्लस 0.225x इक्वल टू 0.05। मैंने पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3a इक्वल टू 2.25 इक्वल टू 0.5। a की वैल्यू आ गई जी, ये मैथ्स है और कुछ नहीं है। अब a की वैल्यू एक ये है मेरे पास, एक a की वैल्यू ये है, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को एक दूसरे के सामने रखा। 3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया, 98.5 से मैंने इस हैंड को पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसको जैसे ही मैं आगे सॉल्व करना मैंने शुरू किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी 10.36%। तो मतलब जो आपका डिबेंचर है, जो आपका क्या कह रहा हूँ डिबेंचर है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 10.36%। और लोन पे कितना आएगा इसका? 1.5 टाइम्स। तो ये आ गया, ये नंबर डेसिमल्स में आएगा। ठीक है,
उसको परसेंटेज में बनाने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त रिलेट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर। आपको जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस निकालना है। इफ द एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज डेट एंड if the amount is raised by issuing equity share at a ruling market price of 40 रुपीज पर शेयर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ एडिशनल फंड चाहिए, वो तो ऊपर यहाँ वैसे लिखा हुआ है कि 4 लाख रुपए आपको एडिशनल चाहिए। ये 4 लाख अगर आप डेट से रेस करोगे तो आपका शेयर प्राइस क्या होगा, और अगर आप इक्विटी से रेस करोगे तो आपका शेयर प्राइस क्या होगा। ठीक है, दिस इज अ टिपिकल कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या है, मल्टीपल क्या दिए हैं, मल्टीपल कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन दिए हैं, और आपको उनमें क्या निकालना है। या तो वैसे तो ईपीएस बोलता, बट यहाँ पे ईपीएस नहीं बोल रहा, वो आपको प्राइस बोल रहा है, तो आप शेयर का प्राइस निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन का डेटा सेट पढ़ते हैं क्या दिया है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है आपको 2,80,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 40,000 और 10% का रेट है। तो कहना ही से मेरे पास डिबेंचर्स कितने होंगे, मेरे पास 4 लाख रुपए के डिबेंचर होंगे। इससे मेरे पे अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 2,40,000, 50% का टैक्स रेट है 1,20,000 आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और यू कैन से अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया मेरे पास 1,20,000। नंबर ऑफ शेयर है मेरे 30,000 और एक शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है 10 रुपए की है। तो कहना ही से मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, वैसे 3 लाख रुपए की। 30,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 3 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। फिर मैंने निकाला अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, पैट अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। तो 1,20,000 को 30,000 से डिवाइड किया, आ गया 4। फिर उससे दिया प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, मतलब ईपीएस, मतलब पी रेशो दिया है। क्या दिया क्वेश्चन ने, पीई रेशो। पीई रेशो क्या होती है मेरे दोस्त, पी रेशो होती है जो भी आपका मार्केट प्राइस है अपॉन में अर्निंग पर शेयर। ये दी है आपको कितनी, 10। अगर मैं इससे कैलकुलेट करना चाहूँ, वैसे तो कैलकुलेट करके दिया है मार्केट प्राइस, अगर नहीं होता तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता था, प्राइस इज इक्वल टू 10 इंटू ईपीएस। तो मतलब जो भी आपका ईपीएस होगा, आपका जो प्राइस है उसका 10 का मल्टीपल है। तो अगर आपका ईपीएस 5 रुपए है तो आपका प्राइस 50 रुपए होगा। अगर आपका ईपीएस 6 रुपए है तो आपका प्राइस 60 रुपए होगा। तो अपने केस में सिंस ईपीएस कितना है 4 रुपए, इसीलिए मार्केट प्राइस कितना आ गया, 40 रुपए आ गया। इतनी बात क्या। तो अभी तक का डेटा सेट पढ़ के मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि मेरे पास 4 लाख रुपए के डिबेंचर है, मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए की, और मेरे पास प्राइस अर्निंग रेशियो है जी 10 की। ठीक है, द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ऑफ 7 लाख रुपए। कंपनी के पास रिजर्व भी रखे हैं 7 लाख रुपए के। कहने से अगर मैं कंपनी के एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कंपनी के पास डिबेंचर है, कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास रिजर्व्स है। तो ये तीनों चीजें मिला के आपके कहाँ पे आने वाली है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में। आगे बात करते हैं, एंड नीड्स रुपीज 4 लाख फर्दर फॉर एक्सपेंशन। कंपनी को 4 लाख रुपए और चाहिए एक्सपेंड करने। तो अभी कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है 14 लाख रुपए की। कैसे, 4 लाख के डिबेंचर, 3 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल और 7 लाख के रिजर्व, 14 लाख की आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है। 4 लाख रुपए और लगाओगे तो 18 लाख का आपका रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा, विच कैन बी रेज्ड आइदर बाय डेट और बाय इक्विटी। कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट एज फंड्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड। ये कह रहा है कि 4 लाख रुपए पे भी आप उतना ही कमाओगे जितना अभी कमा रहे हो। अभी आप कितना कमा रहे हो, 2,80,000 रुपए। तो आपने 14 लाख रुपए लगाए तो 2,80,000 रुपए कमाए, 20% कमाया। जब आप 18 लाख रुपए लगाओगे तो उस पर भी आप 20% ही कमाने वाले हो, उसके अर्निंग में कोई और चेंज नहीं होगा। इतनी बात एग्री करते हो मेरी। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ अभी मैं सारी लिखूंगा भी, या फिर यू कैन से आंसर से दिखा भी दूंगा, चिंता ना करो, अभी मेरी बात पर सुनते जाओ। यू आर इन्फॉर्म डेट अ डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ध्यान देना यहाँ पे, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी रेशियो हायर देन 32% will push PE down to 8 and raise the interest rate on additional borrowing to 12%। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि जो आपका जो डेट होना चाहिए, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, मतलब जो डेट होना चाहिए वो 32% से ज्यादा अगर हो जाएगा तो आपका पीई रेशो कम होकर 8 हो जाएगा। अभी 10 है, 10 से 8 हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 40% का डेट कर दिया, 40% का डेट कर दिया, तो जो भी आप एडिशनल अमाउंट रेस कर रहे हो उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 10% नहीं लगेगा, वो कितना लगेगा, वो 12% लगेगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अगर जो भी चीजें अभी तक मैंने पहले बोली एक बार उसका वर्किंग नोट बना देता हूं आपके लिए मैं। देखो, अगर मैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की,
तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पे मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, मेरे पास रिजर्व्स है, मेरे पास डिबेंचर है। इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास 3 लाख रुपए की, रिजर्व्स है मेरे पास 7 लाख रुपए के, और डिबेंचर है मेरे पास 4 लाख रुपए के। कितने हो गए जी? 14 लाख। 14 लाख पे अगर मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करूं तो इट इज़ 2,80,000। तो अगर मैं ये बात करूं कि मैं कितना परसेंटेज कमाता हूं, कहना इसे 20%, कैसे निकलेगा? 2,80,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इक्वल टू 20%। इतनी बात क्लियर है? ये तो एक चीज हो गई। अब जो आपका रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरीके से हो सकते हैं। या तो आप जो 4 लाख रुपए एडिशनल ले रहे हो वो आप डेट से लो, या आप वो इक्विटी शेयर से लो। तो चलो एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं रिवाइज। रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास दो ऑप्शन है। वन इज, अगर मैं डेट से रेस करता हूं, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 बोलूं डेट और दूसरा बोलूं इक्विटी शेयर कैपिटल से रेस करना, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल सेम रहेगी, यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो भी सेम रहेगा। आपको जो 4 लाख रुपए फर्दर चाहिए, आपने क्या किया? डेट से रेस किया। तो आपके पास 4 लाख का डेट था, 4 और लेकर आ गए तो कितना हो जाएगा? 4 लाख प्लस 4 लाख, 8 लाख का डेट हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं EBIT की बात करूं तो EBIT कह रहा है कि सेम रेट अभी भी अर्न करना है, तो मतलब आप 20% अर्न करोगे तो 18 लाख का 20% हो जाता है 3,60,000। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और चेक कर लो, क्या आपका डेट इक्विटी रेशियो 32% से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा? अगर जा रहा है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 12% लगेगा। करेक्ट? चलो देख लेते हैं। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट कितना है मेरे पास? 8 लाख का डेट है। डेट प्लस इक्विटी मतलब कहना से 18 लाख। भैया ये तो 44% के अराउंड पहुंच जाएगा। डेसिमल्स में आएगा, फॉर द टाइमिंग मैंने डेसिमल इग्नोर किया। अगर ये हो जाएगा तो कहना से जो डिबेंचर होंगे आपके पास दो तरीके के आएंगे। एक तो 4 लाख जो ऑलरेडी थे उन पे लगेगा जी 10% इंटरेस्ट, और जो 4 लाख आपने और रेस किए हैं उन पे लगेगा 12% इंटरेस्ट, और जो आपकी पी रेशो होगी वो हो जाएगी 8। एग्री करते हो मेरी बात से? अभी तक क्वेश्चन ने इतना बोला। अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल से रेस कर दूं तो मेरे पास 7 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी, 7 लाख के रिजर्व सरप्लस हो जाएगा, डिबेंचर मेरे पास 4 लाख के रहेंगे, ये आ जाएगा 18 लाख। EBIT मेरा वही 3,60,000 में अर्न करूंगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया? पहले मैंने डेट से रेस किया, दूसरे क्वेश्चन में मैंने इक्विटी शेयर से रेस किया। अब यहाँ पे बस ये देख लो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करोगे, आपको 4 लाख रुपए चाहिए। किस रेट पे इशू हो रहे हैं? रूलिंग मार्केट प्राइस अभी कितना है? 40। क्वेश्चन ने बोला 40 रुपए पे इशू होंगे, तो आप 10,000 शेयर्स और इशू करोगे। इतनी बात क्लियर? तो ये है अभी तक का क्वेश्चन का बेस डेटा। इतना समझ आता है? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन के डेटा को एक जगह लेकर आया हूं। अब क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं प्राइस। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, प्राइस निकालने के लिए जो फॉर्मेट अपने को दिया है, एक काम करें यहीं पे निकाल ले, साइड में इजी हो जाएगी जिंदगी अपनी। लो जी, यही निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, आपके लिए टेबल को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि समझना आसान हो जाए आपको। ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 1 में आप क्या रेस कर रहे हो? डेट। यहाँ पे आप रेस कर रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों केसेस में EBIT कितना होगा? 3,60,000, 3,60,000। ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट कितना लगेगा? क्योंकि ये हो गया, नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो, 4 लाख पे लगेगा 10% और 4 लाख पे लगेगा 12%। लगा लो, मतलब 40,000 और 48,000 टोटल हो जाएगा आपके पास 88,000। ये आ जाएगा 2,72,000। 3,60,000 में से 88,000 गया तो कितना है? 2,72,000। 50% का टैक्स रेट है तो 2,72,000 का 50% मतलब 1,36,000। कितना बच गया? 1,36,000 बच गए। नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने डेट से रेस किया है। तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी आपकी 4.53। कैसे निकलेगा? 1,36,000 डिवाइडेड बाय 30,000। अब यहाँ पर जो EPS है 10 लोगे 8 लोगे, यहाँ पे आपको EPS 8 लेना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन ने बोला है कि जैसे ही आप डेट आपका 32% क्रॉस करेगा, अपने केस में ज्यादा आ रहा है तो पी रेशो कितना यूज करना है? 8। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? 4.53 इंटू में 8। हमने बोला था जो भी आपका पी रेशो होता है दैट रिप्रेजेंट बेसिकली द मल्टीपल्स। अगर आपको प्राइस निकालना है तो आप उस मल्टीपल को, पी रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दो? EPS से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास प्राइस आ जाएगा 36.24। इतनी बात क्या? अब ऑप्शन 2 में डिबेंचर, इसके केस में तो सिर्फ 4 लाख ही डिबेंचर है, ये देखो। तो 4 लाख पे 10% के हिसाब से आ गया 40,000।
3,60,000 में से 40,000 गया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 3,20,000। 1,60,000 का इनकम टैक्स हटा दो तो बच गया जी 1,60,000। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, अब हो जाएंगे 40,000 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि 30,000 पहले थे, 10,000 आपने और इशू किए जो हमने निकाले, तो टोटल 40,000 शेयर हो गए। ये आ गया आपके पास 4 रुपए का ईपीएस। ठीक है, पी रेशो इस केस में 10 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन है सिर्फ डेट वाले ऑप्शन के लिए पी रेशो बोलिए, तो मैं प्रिज्यूम करूंगा सेम रहने वाली है। मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 4 × 10 दैट इज 40 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी कि बताओ दोनों केसेस में आपका प्राइस कितना होगा, तो आपने निकाल दिया। इस केस में होगा 36.24 डेट वाले ऑप्शन में, इक्विटी ऑप्शन में होगा 40 रुपए। ठीक है जी, बस इतना सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है जी लेवरेजेस से, लेवरेज नाम का जो चैप्टर है उसपे से है। देखिए क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या करना है, आपको ईपीएस निकालना है, ऊपर दो प्लान दिए हैं 4 उनका। सेकंड, आपको फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है हर प्लान का और कमेंट करना है। लो जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, सिर्फ ईपीएस निकालना है और लेवरेज निकालना है। चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है ऊपर। देबू लिमिटेड करंटली हैज एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1,30,00,000 कंसिस्टिंग ऑफ 13 लाख इक्विटी शेयर्स। कहने से एक शेयर कितने का रुपए का हो जाएगा, एक शेयर आपका 10 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, 13 लाख शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल कैपिटल होगी 1,30,00,000। The company is going through major expansion plan requiring to raise funds to the tune of 78 लाख रुपीस। कंपनी को 78 लाख रुपीस और चाहिए। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए कंपनी पे क्या प्लान है वो देखो। प्लान नंबर 1, वो कहते हैं कि हम 7,80,000 इक्विटी शेयर इशू कर दे 10 रुपए के। मीन्स अभी अपने पास 13 लाख इक्विटी शेयर है, 7,80,000 इक्विटी शेयर और इशू कर देते हैं, 20,80,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। प्लान 2, इशू 5,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एंड बैलेंस थ्रू लॉन्ग टर्म बोरिंग एट अ रेट 12% इंटरेस्ट पर एनम। 5,20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक शेयर, मतलब आप कह रहे हो कि जी हम इक्विटी शेयर से कितना रेस कर लेते हैं, हम इक्विटी शेयर से 52 लाख रुपीस रेस कर लेते हैं और एक लोन ले लेते हैं। कितना चाहिए था, 78 लाख चाहिए, 52 लाख आपने ऑलरेडी रेस कर लिया, तो कितना बच गया, 26 लाख बच गया। 26 लाख रुपए का एक लोन ले लेते हैं एट द रेट 12% पर। ये मेरा सेकेंड ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, इशू 3,90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, मतलब 39 लाख रुपए शेयर से इशू कर लो। एंड रिमेनिंग 39 लाख कैसे इशू करो, 39,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each। 39 लाख रुपए के आप डिबेंचर इशू कर दो, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट होगा 9%। एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो नंबर ऑफ डिबेंचर विल बी 39,000। प्लान 4 इज इशू 3,90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, मतलब 39 लाख रुपए इक्विटी शेयर से रेस कर लो और बाकी जो 39 लाख है वो आप किससे रेस कर लो, प्रेफरेंस शेयर से रेस कर लो। तो इफेक्टिवली अगर ध्यान दो तो पहले पार्ट में उसे सिर्फ इक्विटी बोला, दूसरे में इक्विटी प्लस लोन बोला, तीसरे में इक्विटी प्लस डिबेंचर बोला, चौथे में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोला। सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ईबीआईटी ऑफ द कंपनी इज 52 लाख, कॉर्पोरेट टैक्सेस 40%। दैट्स इट, इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो देखो आपके पास ईबीआईटी है, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच बताऊं तो आपके पास 4 प्लान है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4। आपके पास ईबीआईटी है। ईपीएस कैसे निकलता है, ईपीएस निकलता है जी पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और दूसरे शब्दों में अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय, ईपीएस कैसे बोला, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलता है, पैट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपको ये चाहिए। तो बेसिकली आप क्या करो, ईबीआईटी दे रखा है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा लेना, ईबीटी आ जाएगा। ईबीटी में से टैक्स घटा देना, ईएटी आ जाएगा। ईएटी में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड घटा देना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से कर देना, आपके पास ईपीएस आ जाएगा। तो पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा पार्ट, आपको फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकलता है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालने का जी बहुत सिंपल तरीका है, क्या, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। सिंपल सी बात है, ये करना होता है। बट कभी अगर प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखा है तो आप क्या करना, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स और माइनस कर देना, आपका काम बन जाएगा। फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बट कभी भी अगर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स और माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर में, उससे आपके पास क्या आ जाता है, फाइनेंशियल एवरेज आ जाता है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सीधे सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो आपके पास क्या है, प्रेजेंटली आपके पास 13 लाख इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, अगर आप प्लान 1 लेते हो तो नए शेयर आप इशू करोगे 7,80,000 के, तो टोटल शेयर हो जाएंगे 20,80,000। प्लान 2 में क्या होगा, 5,20,000 शेयर है, बाकी लोन आएगा,
तो 5,20,000 नए शेयर आ गए, तो आपके पास टोटल शेयर हो गया 18,20,000 और लोन आ गया 26 लाख का। प्लान 3 और प्लान 4 दोनों में आप 3,90,000 इक्विटी शेयर इशू करोगे, 13 लाख आपके पास ऑलरेडी थे, 3,90,000 आपने और इशू किए, तो 16,90,000 आपके पास इक्विटी शेयर आ गए। प्लान 3 में आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, प्लान 4 में आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो 39 लाख के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, चारों केसेस में ईबीआईटी सेम रहने वाला है, 52 लाख 52 लाख। एग्री करते हो मेरी बात को? करेक्ट, कोई क्वेश्चन नहीं बोला है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी की जो ईबीआईटी होगा 52 लाख रुपए रहेगा। अब हमें क्या माइनस करना होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपके दो चीजें हैं, या तो लोन का इंटरेस्ट होगा या डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा। लोन आपके पास कितना है, 26 लाख का लोन है, 26 लाख में 12% का इंटरेस्ट है, तो प्लान 2 में मैंने वो माइनस कर दिया। प्लान 3 में मेरे पे डिबेंचर था, तो मेरे पे डिबेंचर कितना था, 39 लाख, 39 लाख का 9% लगाया और ये प्लान 3 में मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ईबीआईटी में से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया तो आ गया 52 लाख, 48 लाख, 88,000, ये बाकी दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई। फिर इसमें 40% मैंने टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स कैसे निकलेगा, जैसे 52 लाख है, इसका 40%, तो चारों का टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स माइनस किया तो मेरे पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा था अभी तक। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप क्या माइनस कर दो, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कर दो। वो सिर्फ प्लान 4 में माइनस होगा, क्योंकि सिर्फ प्लान 4 में ही आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 39 लाख रुपए के। कितना परसेंट का डिविडेंड का रेट है, 6%, तो 39 लाख का 6% 2,34,000। तो नेट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये आपके पास आ गई। इसको आप क्या करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ लिखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा ईपीएस। कैसे आ रहा है, एक कैलकुलेट करके दे देता हूँ। जैसे 1.50 कैसे आएगा, 31,20,000 डिवाइडेड बाय 20,80,000। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकलेगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो अगर मैं सब रब कर दूं एक बार आपके लिए, ईबीआईटी कितना है मेरा, 52 लाख, ईबीटी कितना है मेरा, 52 लाख, तो 52 लाख अपॉन 52 लाख इज इक्वल टू 1। अगर इस केस में सॉल्व करें तो ईबीआईटी है मेरे पे 52 लाख और ईबीटी है मेरे पे 48,88,000। ठीक है, बस इस केस में जहां पे आपके पास क्या है, प्लान नंबर 4 में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ईबीआईटी अपॉन 52 लाख माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना है, 2,34,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टैक्स विच इज 0.40। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 1.08, ये कर रखा। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है अपना अगला। क्वेश्चन नंबर 5 किस चीज के ऊपर है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, नीचे एनपीवी और पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। पहले देख ले क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। गिव योर रिकमेंडेशन अंडर एनपीवी मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। आपको एनपीवी मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यूज करना है, उसके बेसिस पर आपको रिकमेंडेशन देनी है। जनरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डिसीजन यही होता है कि कोई मशीन ले या नहीं ले, दो मशीन होगी, दोनों का कंपैरिजन होगा, तो इसी तरीके का कोई क्वेश्चन ड्राफ्टेड होगा ऊपर भी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात करूं तो 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, ईयर 1 2 3 4 5 ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे दिए हैं। बहुत बार बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर एक बात बताओ, एग्जाम में किस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ढूंढ के निकालेंगे, क्या कभी टेबल दी होगी? तो मेरे दोस्त कभी भी ना जनरली अलग से टेबल मिलती नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर ही डिटेल दे दी जाती है। ठीक है, चलो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, KKMM, इतना बड़ा नाम, ओके। हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग परचेजिंग एन MRI मशीन, प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द वर्क रिलेटिंग टू MRI मशीन एंड इज अर्निंग अ कमीशन ऑफ 6,60,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्स। इस चीज का ध्यान देना, नेट ऑफ टैक्स है, मतलब आफ्टर टैक्स दिया है। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जी अभी क्या कर रही है कंपनी को कोई MRI मशीन चाहिए, क्योंकि वो MRI का काम क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है और बाहर वाले से कराती है, उसके बदले कमीशन इनकम खाती है, और कमीशन आता है इनके पास 6,60,000 रुपए पर एनम नेट ऑफ टैक्स, मतलब आफ्टर टैक्सेशन है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। जो नई मशीन खरीदोगे उसकी 90 लाख रुपए की कॉस्ट है, हर साल ऑपरेट करने के आपको 14 लाख रुपए पड़ेंगे, इससे आपको 45 लाख का रेवेन्यू मिलने वाला है। दिस कॉस्ट इज एक्सक्लूडिंग योर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन ओवर एंड अबव लगेगा। सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स इज दिस मच, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल है। बस एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ही आप मशीन खरीदोगे आपकी कमीशन इनकम नहीं बचेगी, कमीशन इनकम का आपका नुकसान हो जाएगा। अनडाउटली आप 45 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाओगे, बट जो कमीशन इनकम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कमा रहे थे, सिंस अब वो MRI आप खुद करोगे तो वो आपको नहीं
मिलेगा। 40% का टैक्स रेट है। बताइए वुड इट बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन? बताइए क्या हॉस्पिटल को मशीन परचेज करनी चाहिए? एनपीवी मेथड और पीआई मेथड यूज करना है। कहने से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर मैं एनपीवी की बात करूं तो एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही होता है। ऑल यू हैव टू डू इज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। करेक्ट। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, वन इज डिस्काउंट रेट एंड सेकंड इज कैश फ्लो। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं चाहिए। डिस्काउंट रेट क्वेश्चन ने 10% दे ही रखा है, तो आपको सिर्फ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकालने की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, क्विकली कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं। कैश इनफ्लो निकालने के बाद प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी वो देख के काम खत्म करते हैं। आ जाओ। देखो जब आप बात करते हो कैश इनफ्लो की, देखो कैश आउटफ्लो तो क्लियर कट है। आपने मशीन खरीदी, कितने की मशीन खरीदी? 90 लाख रुपए की, तो आपका कैश आउटफ्लो हो गया 90 लाख रुपए। ठीक है। इनफ्लो की अगर मैं बात करूं तो आपके पास सेल्स कितनी दी है? आपके पास सेल्स दी है मेरे दोस्त 45 लाख रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 14 लाख रुपए। करेक्ट। जो जो चीज हम करते जा रहे हैं हम उसे टिक करते चलते हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो अपने से। ये कर लिया, 45 लाख का रेवेन्यू ले लिया। अब बचा सैलवेज और एक्सपेक्टेड लाइफ। इनकी मदद से हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। ये आ गया जी आपके पास 31 लाख रुपीस। अब आप इसमें से क्या माइनस करो? डेप्रिसिएशन माइनस करो। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लेते हैं क्योंकि कोई और मेथड नहीं दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे निकलता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है 10 लाख डिवाइडेड बाय द लाइफ जो भी दे रखी है 5 साल। ये आ गया आपके पास 16 लाख रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपके पास एक तरीके से 15 लाख रुपए। आप इसमें से टैक्स घटा दें। टैक्स है 40%, तो 15 लाख का 40% हो जाएगा जी 6 लाख। 9 लाख का आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतनी बात क्लियर है। इसमें आप क्या जोड़ दीजिए? आप डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए। डेप्रिसिएशन है आपके पास 16 लाख, तो इफेक्टिवली आप 22 लाख रुपए कमाएंगे। बट एक छोटी सी चीज सोचिए, पहले आप कितने रुपए कमा रहे थे? 6,60,000 रुपए। इतने तो मिल ही रहे थे ना। अब कितने ज्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि वही चीज आपकी रेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आपको ना जो भी लॉस हुआ है कमीशन इनकम पे 6,60,000 रुपए वो घटाने पड़ेंगे। तो जो आपका कैश इनफ्लो होगा इफेक्टिव, ये 25 लाख है। जो इफेक्टिव कैश इनफ्लो है वो है 18,40,000 रुपए, जो आपको यूज करना पड़ेगा किस चीज के लिए? अपनी कैलकुलेशन के लिए। इतनी बात मानते हो मेरी? तो ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक आपका कैश फ्लो आएगा हर साल का 18,40,000। जब आप ईयर 5 की बात करोगे, एक तो 18,40,000 मिलेगा प्लस 10 लाख रुपए जो मशीन को बेचोगे उसके मिलेंगे, विच इज योर टर्मिनल वैल्यू और यू कैन से स्क्रैप वैल्यू। तो आपका जो ईयर 5 का कैश फ्लो होगा डेट विल बी 28,40,000 रुपए। इतनी बात एग्री करते हो मेरी? बहुत सिंपल था, अभी तक कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया। मैंने सिंपल कैश इनफ्लो निकाला है। याद रखना यहाँ पे जो दिखा है ये नेट ऑफ टैक्स है, इसीलिए मैंने इसकी एडजस्टमेंट आफ्टर टैक्सेशन करी है। अगर ये बिफोर टैक्स होता तो मैं इसकी एडजस्टमेंट कहीं ऊपर करता, बिफोर टैक्सेशन करता। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। चलिए अच्छी बात है। चलो एक बार फटाफट हम एनपीवी और पीवीसीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देख लेते हैं। ये हमने बात कर ली है, दिस इज डन। देखो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट वैल्यू की, तो ईयर 1 से लेके 4 तक आपको मिलना है 18,40,000 रुपए। तो 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, इन चारों को आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ये मैंने लिख दिया। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा कैश इनफ्लो का? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 5वें साल में 28,40,000 का कैश इनफ्लो है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5वें साल का लिखा मैंने, ये इसी टेबल से ले लीजिए। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना होगा? 90 लाख। 90 लाख का आउटफ्लो है आज की डेट में, तो एनपीवी माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 14,08,240। नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए आपको मशीनरी परचेज नहीं करनी चाहिए। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करूं तो वो क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विच इज 75,91,760 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो विच इज 90 लाख। ये आ गया 0.844। याद रखना कभी भी एनपीवी नेगेटिव है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। सिंस एनपीवी नेगेटिव है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम है, मतलब इस मशीन को लगा के आपको फायदा नहीं हो रहा। आप इवन इस मशीन से 10% भी नहीं कमा पा रहे हो जो आपकी बेसिक एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए आपको ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये मशीन आपको परचेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे वो आपसे कंक्लूजन मांग रहा है तो प्लीज कंक्लूजन जरूर लिख के आए, क्योंकि अगर कंक्लूजन मिस कर दिया तो आपके नंबर भी कट
जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड है जी अपना जो चैप्टर है ना, रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बस्टिंग, उससे रिलेटेड है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर द बिलो मेंशन टेबल फॉर रिस्क प्रीमियम एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये आपको एक टेबल दे रही है जो कह रही है कि अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इतना 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 होगा तो आपका रिस्क प्रीमियम इतना 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 होगा। मतलब अगर आपका कोफिशिएंट मान लीजिए 0.8 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 0.8, तो आपका जो रिस्क प्रीमियम होगा वो कितना होगा जी 6% होगा। ठीक है, एग्री करते हो मेरी बात से? आगे देखते हैं। A company is evaluating two projects with initial investment of 1.5 lakh for each project, with cash inflow from them occurring at the end of 5th year, which depends on possible scenarios prevailing during the investment period. The detail of the same are as follows. क्या कह रहे हैं कि कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी सोच रही है कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट है और दोनों प्रोजेक्ट पे 1.5 लाख रुपए लगने हैं, हम किस में पैसे लगाएं? दोनों से जो कैश इनफ्लो आएगा वो कब आएगा? 5वें साल के एंड में आएगा। ये चीज बहुत स्पेसिफिक है। कब आएगा? 5वें साल के एंड में आएगा। 5 सालों तक कुछ नहीं मिलेगा, 5वें साल के एंड में ही मिलेगा जो मिलेगा। और उसका भी उसने सिनेरियो क्या दिया, ये कैश फ्लो इतना है कि अगर सुपर्ब होगा तो इतना कैश फ्लो, बेटर होगा तो इतना कैश फ्लो, मॉडरेट होगा तो इतना कैश फ्लो, बैड होगा तो इतना कैश फ्लो, वर्स होगा तो इतना कैश फ्लो। बेसिकली उसने आपको सिनेरियोज दे दिए। सुबह मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन है, मार्केट बहुत फेवरेबल है, तो आपका कैश फ्लो 5 लाख रुपए हो जाएगा। बेटर मतलब ठीक ठाक सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, लेकिन 3 लाख रुपए कैश फ्लो हो जाएगा। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक है, ओके ओके, 1.5 लाख हो जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलर तरीके से उसके होने की प्रोबेबिलिटी दे दी। सेम वे में प्रोजेक्ट वाई के कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी दे दी। फर्दर उसने बोला ऑन गोइंग गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इज 6%, आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो बॉन्ड की यील्ड है वो 6% है। कहना इसे गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड मतलब रिस्क फ्री रेट आपका कितना है? 6% है। आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अपने को देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये पता है। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है ये डिपेंड करेगा अपने को एनपीवी के ऊपर। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा, अगर एनपीवी पॉजिटिव नहीं है तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बात समझते हो मेरी? एनपीवी के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। वन चाहिए होता है डिस्काउंटेड, सेकंड चाहिए होता है आपको कैश फ्लो। तो अगर मैं आपको डिस्काउंटेड और कैश फ्लो निकाल के दे दूं, फिर इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं बचेगा। अब जब मैं बात करता हूं कैश फ्लो की, तो देखो जब आपके पास कैश फ्लोज है और प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हमें पता है कि हमें क्या निकाल लेना चाहिए? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। ऑल वी हैव टू डू इज 5 लाख इंटू 0.20, 3 लाख इंटू 0.30 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करके जो भी है उसको प्लस कर लेना, आपके पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना तो बहुत आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड कैसे निकलेगा? आपको रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट रेट विल बी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अगर यूज कर लूँ या जनरली भी बात कर लूँ, तो डिस्काउंट रेट विल बी रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। अब रिस्क फ्री रेट तो मेरे पास है, रिस्क प्रीमियम कैसे पता लगेगा? इनमें से कोई होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? स्टेप 1 पे मैं क्या करूं? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लूं एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लूं। स्टेप 2 पे मैं क्या करूं? जब मेरे पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, उसके बेसिस पे मैं क्या करूं? डिस्काउंट रेट निकाल लूं। और स्टेप 3 पे एक बार मेरे पे कैश फ्लो आ गया, डिस्काउंट रेट आ गया, मैं क्या कर लूं? एनपीवी निकाल लूं। इतनी बात एग्री करते हो? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, ये तो हो गया अभी तक का बेसिक जनरल डिस्कशन। अब मैं बात करता हूं कि मैं इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालूंगा, कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है। एक काम करते हैं, सीधे सॉल्यूशन से ही देख लेते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं उसके अंदर, सीधा साधा फॉर्मूला है। देखो, प्रोजेक्ट एक्स की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर मैंने कैश फ्लो लिखा, ठीक है, फिर मैंने निकाला एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। उसके लिए मैंने क्या किया? P इंटू एक्स, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। जैसे 0.3 इंटू में 3 लाख इक्वल टू 90,000, 0.15 इंटू में 1.5 लाख इक्वल टू दिस मच। तो दिस इज मेरा P इंटू एक्स का समेशन आ गया। दिस इज कॉल्ड सिग्मा Px एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, जिसको आप मीन भी बोलते हो, एवरेज भी बोलते हो, तो उसको आप एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी पहली चीज, ठीक है। दूसरे स्टेप पे क्या किया मैंने किया P इंटू में एक्स स्क्वायर। क्या कहा मैंने?
प्रोबेबिलिटी इंटू में x का स्क्वायर, मतलब ये जो कैश फ्लो है पहले मैंने इसका स्क्वायर किया फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने पहले 5 लाख का स्क्वायर किया फिर उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी से। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले जो 3 लाख का मेरा कैश फ्लो है उसका मैंने स्क्वायर किया इंटू में 0.30 किया, ये मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली, ये मेरा टोटल आ गया। अब पहले मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मैं निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। मीन तो आपने यहाँ निकाल लिया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो निकाला है माइनस जो भी आपने मीन निकाला था उसका स्क्वायर। तो ये जो सम आया दिस इज 8089000000, ये आपने लिखा, माइनस जो ऊपर निकाला था 2,24,000 उसका स्क्वायर किया, तो ये आ गया आपके पास 1,75,254। फिर आपने साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दिया, 1,75,254 डिवाइडेड बाय 2,24,000, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज 0.7824। सेम वे में आपने प्रोजेक्ट वाई का निकाला, सारे स्टेप सेम है, कुछ अलग नहीं किया। पहले कैश फ्लो लिखा, प्रोबेबिलिटी लिखा, दोनों को कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी इनटू कैश फ्लो का स्क्वायर किया, ये आ गया। आपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, ये जो टोटल निकाला है आपने माइनस 2,55,500 का स्क्वायर, इसका आपने रूट कर दिया तो इट इज 144,386। फिर आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दिया, कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एवरेज वैल्यू, ये आ गया आपके पास 0.565। तो स्टेप 1 पे आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ रिस्क प्रीमियम की। देखो कितना कितना आ रहा है, 0.78 एंड 0.56। कैन आई से 0.56 यहाँ आएगा, 0.78 यहाँ आएगा, 0.56 इन दोनों के बीच में आएगा, 0.78 इन दोनों के बीच में आएगा। तो एक प्रोजेक्ट के लिए आप 4% लोगे, इसके लिए आप 6% रिस्क प्रीमियम लोगे। देख लीजिए हमने क्या किया, प्रोजेक्ट एक्स का लिखा 0.7824 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसके लिए रिस्क प्रीमियम आ गया 6%। प्रोजेक्ट वाई का लिखा, इतना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, इसके लिए रिस्क प्रीमियम आ गया 4%। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो आप एनपीवी के लिए यूज करोगे वो कैसे निकलेगा, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, दिस इज कॉल्ड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ये आ गया 6%, तो आपका रिस्क फ्री रेट है, रिस्क प्रीमियम है 6%, 4%, 6%, 4%, तो ये आ गया आप एनपीवी के लिए डिस्काउंट रेट। ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड द डिस्काउंट एनपीवी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एनपीवी निकाल लेते हैं। ईयर 0 में 1.5 लाख का आउटफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा 1। ईयर 5 में 2,24,000 का इनफ्लो है, दिस इज योर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाया, इतना आ गया, ये सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, आपका इतनी इतनी वैल्यूज आ जाएंगी, इसकी आएगी इतनी, इसकी आएगी इतनी। तो सिंस y की वैल्यू पॉजिटिव है इसीलिए आपको y एक्सेप्ट करना चाहिए, x को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू पॉजिटिव भी और y की वैल्यू ज्यादा भी है x से, इसीलिए आप प्रोजेक्ट y को एक्सेप्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, x को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये बात समझ आती है। सिंपल इस क्वेश्चन में ना देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसीलिए हमने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही दिखा दिया, ज्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे दोस्त डिविडेंड डिसीजन का जो अपना चैप्टर है उससे है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बट अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अप्लाइंग द MM hypothesis on dividend decision, calculate the amount of investment and dividend that is under consideration by the company। आपको MM हाइपोथेसिस यूज करना है जो डिविडेंड डिसीजन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मेरे दोस्त एक बार जाके मॉड्यूल खोल के पढ़ लेना। उसके बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और डिविडेंड कितना देंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन की डिटेल भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है, आर करंटली ट्रेडिंग एट 10 रुपीज पर शेयर। आपका जो करंटली जो मार्केट प्राइस है, क्या ना इसे P0 represent your current year price with 2 lakh shares outstanding and the number of shares are 2 lakh। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका करंट प्राइस है वो है मेरे दोस्त 10 रुपए और जो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो आपके पास है जी 2 लाख। तो मोटा मोटा आपकी कैपिटल हो गई 2 लाख शेयर्स है, एक शेयर 10 रुपए का है तो 20 लाख की कैपिटल हो गई। कंपनी एंटिसिपेट्स दैट इट्स अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी 5 लाख। नेक्स्ट ईयर की अर्निंग अगर मैं ई बोल दूं, अगले साल की जो मेरी कमाई होगी वो 5 लाख रुपए होगी। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर इज
15%, मतलब जो अभी का आपका KE दिया हुआ है वो आपको 15% दिया हुआ है। द कंपनी has certain investment proposal under discussion which will cause an additional 26089 shares to be issued if no dividend is paid or an additional 47619 shares to be issued if dividend is paid. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ नेक्स्ट ईयर अमाउंट इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? नेक्स्ट ईयर अमाउंट कुछ इन्वेस्ट करना है। मान लो आपने कहा आई इन्वेस्ट करना है। अगर आप डिविडेंड देते हो, मान लो आपने D1 नाम का डिविडेंड दिया नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का डिविडेंड होता, मतलब करंट डिविडेंड होता तो D0 होता, अगले साल का डिविडेंड है इसलिए D1 ले लेता हूँ। D1 दिया तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? 47619। बट अगर आपका D1 0 है, मतलब अगले साल आप कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो आपको 26089 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। इसका क्या रीजन हो सकता है, सोच सकते हो जरा? वैसे रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, अगर आप डिविडेंड दोगे तो जो आपका प्राइस है शेयर का वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपने कुछ अर्निंग्स बांट दी, जिस वजह से आपकी ग्रोथ कम होगी। ग्रोथ कम होगी तो आपका कुछ ना कुछ प्राइस में डिक्रीज आएगा। वेयरएज अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो आप सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। इन्वेस्ट करने से जो आपका प्राइस होगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी इस वजह से आपका प्राइस ज़्यादा होगा। जब प्राइस ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आप इशू करोगे वो कम इशू करोगे, और जब प्राइस कम होगा, जब आपने डिविडेंड दिया होगा, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होंगे। इसीलिए इस तरीके का है। क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ दो ही चीजें मांगी। क्वेश्चन ने बोला मेरे दोस्त सिर्फ मुझे क्या निकाल के दो? इन्वेस्टमेंट निकाल के दो, और दूसरा मुझे क्या निकाल के दो? जो आप अगले साल डिविडेंड देने वाले हो वो निकाल के दो। दैट्स इट। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं चाहता। करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखो, दो चीजें हैं जो अपने को यूज करनी पड़ेगी। दो फॉर्मूले से पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना बन जाएगा। क्या है दो फॉर्मूले? याद करा रहा हूं, फिर अप्लाई करा के दिखाता हूं और सॉल्व करते हैं। एक, अगर आपको याद हो तो जो आपका करंट प्राइस होता है वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। P0 मतलब करंट का प्राइस, P1 मतलब अगले साल का प्राइस, D1 मतलब अगले साल का डिविडेंड, KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके पास इन सारे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप प्राइसिंग निकाल सको। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ शेयर्स की, क्या कह रहा हूं मैं? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। n मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स है, तो आप बोलोगे कि जी आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, माइनस आपके पास कितने पैसे बचे हुए हैं जो आप इंटरनल सोर्सेस से यूज कर लोगे। वो होगा आपका अर्निंग्स, जो भी आपने 5 लाख रुपए कमाए, माइनस आपका डिविडेंड। तो आपने डिविडेंड कितने दिए? आपने D1 का डिविडेंड दिया है। D1 डिविडेंड रिप्रेजेंट पर शेयर डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स आर योर 2 लाख, तो इट विल बी 2 लाख D1 अपॉन में नेक्स्ट ईयर का प्राइस। ये एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी हम थोड़ी देर में जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पे इस फॉर्मूले को थोड़ा रीड करके समझ भी लेंगे कि ये क्या कहने लग रहा है। ठीक है, चलो अब इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज करके ना अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी करते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं सिचुएशन जहां पे मैं कोई भी डिविडेंड इशू नहीं कर रहा। सिचुएशन कौन सी है? वेयर नो डिविडेंड इज इशूड। मैंने इसको इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे पे ना डिविडेंड इशू नहीं किया, तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ से मोटा मोटा पता लग जाएगी। वेयर नो डिविडेंड इज गिवन। ठीक है, मैंने आपको बोला आपको दो फॉर्मूले यूज करने हैं। अब देखो, सेकंड फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको P1 चाहिएगा। P1 मतलब नेक्स्ट ईयर का प्राइस। वो आपको कहां से निकालना पड़ेगा? वो आपको पहले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पुट कर लूं एक बार। P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। ठीक है, P0 आपके पास 10 रुपए है, P1 आपको नहीं पता, D1 आपने कहा 0 है क्योंकि कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपका कितना? 15%, तो इट विल बी 0.15। आप यहां से इसे सॉल्व कर सकते हैं। P0 इज इक्वल टू P1 अपॉन 1.15 विच इम्प्लाइज P1 इज इक्वल टू 11.5। तो आपके पास नेक्स्ट ईयर का प्राइस आ गया। अब आप बात करो सेकेंड पॉइंट की। जब आप नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हो तो आपने कहा नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इक्वल टू जो भी आपको इन्वेस्ट करना है माइनस जो भी आपकी अर्निंग्स है। आपकी अर्निंग है जी 5 लाख रुपए, आप कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो आपने 0 कर दिया, डिवाइडेड बाय 11.5। ये किसके इक्वल है? नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं 26089। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से मेरे पास आई आ जाएगा 8,000,024। ठीक है, मैं आपको अभी प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स में बना रहा हूँ। देखो, आपने कहा आपको 8,24,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, बात एग्री करते हो?
5 लाख आपने कमाए तो 5 लाख तो आप वो यूज कर लोगे। तो आपने कहा भैया 5 लाख तो मैं यूज कर लूंगा, मुझे और कितने पैसे की जरूरत है, 3,24,000 की। ठीक है, मार्केट में मेरे शेयर का प्राइस कितना है, 11.5 रुपए। तो अगर मुझे 3,24,000 चाहिए तो मैं कितने शेयर इशू करूंगा, 3,24,000 डिवाइडेड बाय 11.5 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका 26,089। तो ये फॉर्मूला बेसिकली सिर्फ यही बताता है कि आपको कितने पैसे चाहिए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। और कितने पैसे चाहिए वो कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट कितना चाहिए था उसमें से आप इंटरनल सोर्सेज से कितना ले रहे हो वो घटाने के बाद जो बचेगा डेट विल शो कि आपको कितने पैसे चाहिए। इतनी बात क्लियर। तो ये तो हो गई मेरे दोस्त एक सिचुएशन जहां से मैंने क्या निकाल लिया, आई निकाल लिया। तो मेरे क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट तो खत्म हो गई, मेरे पे इन्वेस्टमेंट आ गया। अब मैं दूसरी सिचुएशन की बात करता हूँ, वेयर डिविडेंड इज पेड। ठीक है, अब मेरा प्राइस क्या होगा, प्राइस विल बी P0, सेम फॉर्मूला, P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, विच एम्प्लाइज P0 मेरे पास 10 है, P1 मुझे नहीं पता कितना है, D1 मतलब अगले साल मैं पर शेयर डिविडेंड कितना दूंगा मुझे वो भी नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि नीचे 1.15 आएगा क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा P1 प्लस D1 इक्वल टू 11.5। एग्री करते हो मेरी बात को? तो पहली इक्वेशन हमने ये बनाई। अब दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, दूसरा फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यही वाला है। तो एन हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इज 47619 इज इक्वल टू आई की वैल्यू अब आपके पास है 8,24,000 माइनस 5 लाख माइनस आपने D1 डिविडेंड दिया है, एक शेयर पे D1 डिविडेंड दे रहे हो, टोटल शेयर कितने हैं 2 लाख, तो दिस विल बी 2 लाख D1 डिवाइडेड बाय प्राइस आपको नहीं पता तो आपने P1 ले लिया। एग्री करते हो इतनी बात को? यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास आ जाएगा 47619 P1 इज इक्वल टू 2 लाख D1 प्लस 3,000,024। ये मेरे पास आ गई जी दूसरी इक्वेशन। अब ऑल आई हैव टू डू इज टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, मेरा काम बन जाएगा। अब आपके दिल में ये सवाल आ सकता है कि सर एक बात बताओ, आपने जो डिविडेंड लिया वो 2 लाख शेयर पे ही क्यों लिया, आपने तो 47619 शेयर और इशू किए उस पर भी लेना चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, छोटी सी बात सोचो, अभी ये शेयर आप निकाल रहे हो कि आपको कितने शेयर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। अभी तो आप निकाल रहे हो, फिर आप शेयर्स इशू करोगे, फिर आपके पास पैसे आएंगे, करेक्ट। जब तक आपने शेयर इशू ही नहीं किए तो डिविडेंड किस बात का, अभी तो ये शेयर्स इशू नहीं हुए, सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, सॉल्यूशन देखो आरटीपी में आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कितना आ रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास P1 आ जाएगा 10.5 और मेरे पास D1 आ जाएगा जी 1। इतनी बात क्लियर है? तो D1 इज मैं दूंगा 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, और आई जो मेरा आ गया है वो आ गया है 8,000,024। क्वेश्चन ने मेरे से यही मांगा था, देख लीजिए। क्वेश्चन ने मेरे को बोला था अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालो विच इज आई, एंड सेकंड क्वेश्चन ने बोला था डी निकालो विच इज डिविडेंड। इतनी बात क्लियर? अगर आप इतना भी एग्जाम में करके आते हैं तो भी आपका क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही दो चीजें आपसे मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आपको बेसिकली कैश बजट, बैलेंस शीट और P&L बनवाएगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बता दूं आपको, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कैश बजट। आपको अप्रैल से सितंबर का मंथली कैश बजट बनाना है, मतलब अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ, आपको 6 महीने की इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है अप्रैल से सितंबर का, और आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है 30 सितंबर की। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आरटीपी का सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये है। अच्छा इन द सेंस इसलिए नहीं कि ये टफ है, ये बहुत लेंदी है। इस क्वेश्चन को करने में अपना अपन लोगों को कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से लग जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले कि मैं हम कैश बजट बनाएंगे, फिर हम P&L बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो काम थोड़ा सा लंबा है बट इजी है। तो एक एक करके पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद पहले कैश बजट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, आ जाओ। अ कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2021। कोई नई कंपनी है, क्योंकि आपको जो अकाउंट्स भी दिए हैं वो बोले हैं सितंबर 2021, मतलब अप्रैल से सितंबर के बोले हैं, तो नई कंपनी है, 1 अप्रैल को शुरू हो रही है। इसकी ऑथराइज कैपिटल है जी 1 करोड़ रुपए, डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। हमने कहा ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ एक ही जगह यूज होती है, वो होती है बैलेंस शीट में दिखाने के लिए।
और इसके अलावा ऑथराइज शेयर कैपिटल ना तो कैश फ्लो में आती ना P&L में आती, करेक्ट। इट इंटेंड्स टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 लाख ऑन 1 अप्रैल। कंपनी की ऑल्दो 1 करोड़ रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, बट कंपनी चाहती है कि हम कितने शेयर्स इशू कर दें, 50 लाख रुपए के शेयर इशू कर दें। तो जब मैं कैश बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो कैश बजट में दो चीजें आती है, एक आती है रिसीट, एक आती है पेमेंट। तो 50 लाख के जैसे मैं शेयर इशू करूंगा मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरी रिसीट होगी। इसके अलावा बिसाइड दिस अ लोन ऑफ 6.5 लाख एट द रेट 12% पर एनम will be obtained from financial institution on 1st April and further borrowings will be made at the same rate of interest on the first day of the month in which the borrowing is required। हम ये कह रहे हैं कि भैया 6.5 लाख रुपए तो हम 1 अप्रैल को उधार ले लेंगे 12% पे, बट अगर कभी भी हमें लगेगा कि हमें फर्दर बोरिंग की जरूरत है, फर्दर बोरिंग की जरूरत उस समय होगी जब आपकी जो पेमेंट होगी रिसीट से ज्यादा होगी, जब आपको पैसे ज्यादा चाहिए बट इनफ्लो कम आ रहा है तो आपको फर्दर बोरिंग की जरूरत होगी, आप बोरो कर लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना 12%, ठीक है। ऑल बोरिंग्स विल बी रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। सारी की सारी बोरिंग्स आप 1 साल के बाद पे कर रहे हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब ड्यूरिंग द 6 मंथ आपको कोई भी ब्याज पे नहीं करना, कोई भी बोरिंग रीपे नहीं करनी। हमने कहा ठीक है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। द कंपनी विल मेक पेमेंट फॉर द फॉलोइंग एसेट। कंपनी प्लांट मशीनरी खरीद रही है, लैंड खरीदी है, फर्नीचर खरीदी है, मोटर व्हीकल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें कंपनी ने खरीदी है। ऑब्वियसली जब कोई बिजनेस शुरू करते हो तो पैसा खर्च भी करना पड़ता है। अब इसके बाद आ गई आपके पास टोटल को 10 एडजस्टमेंट्स है। ये 10 एडजस्टमेंट बताएंगे कि किस तरीके से आपका कैश बजट बनेगा। आप लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में ये इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे, तो सेम ही एडजस्टमेंट्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स है। 6 महीने की प्रोजेक्टेड सेल कुछ इस तरीके से है, अप्रैल में 15 लाख, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमने कहा ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन सेल, तो कहना ही से जो मेरा कॉक्स होगा वो 75% होगा। तो अगर मुझे मान लो किसी पर्टिकुलर महीने का जैसे अप्रैल का कॉक्स निकालना है तो मैं बोलूंगा 15 लाख का 75%, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। आगे देखते हैं। द कंपनी विल मेक क्रेडिट सेल्स ओनली एंड दीज विल बी कलेक्टेड इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द सेल्स। दिस मीन्स कि जो भी कंपनी सेल कर रही है, जैसे अप्रैल में उससे 15 लाख रुपए सेल किए हैं तो ये सारे के सारे क्या है, क्रेडिट सेल है, कैश में कुछ भी नहीं बेचा। प्लस ये आएंगे कब, इनसे पैसे रिकवर होंगे 2 महीने के बाद, इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल, 2 महीने के बाद। तो अगर आपने अप्रैल में सेल करी है तो आपको जो पहला इनफ्लो आएगा अप्रैल की सेल का वो कब आने वाला है, जून में आने वाला है, मतलब मई जून, सेकेंड मंथ में आ रहा है, मीन्स जून में आएगा। अगर मई में आपने कोई सेल करी है तो उसका पैसा आपको जुलाई में मिलेगा, जून में आपने कोई सेल करी है तो उसका पैसा आपको अगस्त में मिलेगा। एग्री करते हो मेरी बात को इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स विल बी पेड इन द फर्स्ट मंथ फॉलोइंग क्रेडिट परचेजेस, देयर विल बी क्रेडिट परचेजेस ओनली। जो भी आपने सामान खरीदा है सारा उधार में खरीदा है और जिस महीने खरीदते हो उससे अगले महीने में पे करते हो। अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपने कितना सामान खरीदा है। ऑल्दो कॉक्स आपके पास ये है, कॉक्स में जनरली परचेजेस आती है प्लस कुछ अदर एक्सपेंसेस जैसे वेजेस सैलरीज वगैरह आती है। तो अगर कोई वेजेस सैलरीज होंगी तो हम घटा देंगे, अदरवाइज जितना कॉक्स होगा उतनी मेरी परचेजेस होंगी और सारी परचेजेस मेरी क्रेडिट है, तो जितना मेरा कॉक्स होगा उतनी ही मेरी क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। और पेमेंट कब होगी, अगले महीने, मतलब अगर अप्रैल में खरीद रहे हो तो पेमेंट करोगे जी मई में। इतनी बात क्लियर। द कंपनी विल कीप मिनिमम स्टॉक ऑफ 5 लाख रुपए। कंपनी कम से कम 5 लाख रुपए का स्टॉक लेके चलेगी। ऑब्वियसली वैसे तो 5 लाख का इससे सामान खरीद लिया, ये 5 लाख का सामान वो मेंटेन करके चलने वाली है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन 10% लगेगा। हमने कहा ठीक है, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो को तो फर्क नहीं देगा, मतलब कैश बजट को तो फर्क नहीं देगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को फर्क देगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 50,000 विल बी पेड इन अप्रैल। आपके 50,000 रुपए के कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है जो आप कब पे करोगे, अप्रैल में पे करोगे। हमने कहा ठीक है। हर महीने की वेजेस और सैलरीज है आपकी 1 लाख रुपए की, जो कब पे होगी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल की चीज मई में पे होगी, मई की वेजेस सैलरीज जून में पे होगी, और हर महीने की 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए जैसे ही आए ना, तो जब मैं परचेजेस की बात करूंगा तो आप परचेजेस कैसे निकालोगे पता है, ये आपकी सेल्स है, सेल से आप निकालोगे जी कॉक्स, कॉक्स विल बी 75%। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, वेजेस माइनस करनी पड़ेगी, तब आपके पास परचेजेस आएगी। तो यहाँ पे 75% लिख देना, 1-1 लाख हर एक में से माइनस कर देना, आपके पास हर महीने की परचेजेस आ जाएगी और जो परचेजेस होगी वो अगले महीने पे होगी। इतनी बात एग्री करते हो मेरी। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है 50,000 रुपए के हैं पर मंथ, और कब पे करने हैं, इन द मंथ ऑफ देयर इनकरेंस। इनकरेंस होता है जब आपने खर्च किया है तभी पे करने हैं, तो हर महीने के 50,000 रुपए का खर्चा है और हर महीने ही पे
होगा। नो मिनिमम कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो डेट मीन्स जनरली तो वैसे आप जब क्वेश्चन देखते थे तो वहां देखते थे कि कभी पैसे की शॉर्टेज होती है तो आप बोरिंग ले लेते हो, कभी पैसे ज्यादा होते हैं तो फिक्स डिपॉजिट करा देते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन ने बोला भैया कैश बैलेंस की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर पैसे ज्यादा पड़े तो रखो, हमें कहीं पे भी उसे एफडी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, कैश बजट बनाना शुरू करते हैं, एक एक करके सारी लाइन आइटम्स को टिक करना शुरू करते हैं और फिर बैलेंस शीट और पी&एल बनाएंगे। ठीक है, जब मैं कैश बजट की बात करूंगा तो देखो आपके पास 50 लाख रुपए इनफ्लो ये आया अप्रैल में। उससे पहले मैं आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये ना आपका जो आरटीपी का सॉल्यूशन है मैंने एज इट इज वही लिया हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमने पीपीटी पे डाला ना तो ना 2-3 स्लाइड्स पे चला गया, 2-3 स्लाइड्स पे फिर आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने जो आरटीपी आई थी इंस्टीट्यूट की उसी को स्निप करके आपके लिए यहाँ लगा दिया। पहले आप क्या करो, एक फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट में लिखो जी 6 महीने का कैश बजट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, रुपीस का साइन लगा दिया क्योंकि सारे नंबर रुपीस में होंगे। ठीक है, आपने क्या कहा कि जी 1 अप्रैल को मेरे पे कोई भी पैसा नहीं था, 1 अप्रैल को आपने 50 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए, 6.5 लाख रुपए का आपने लोन लिया, तो इफेक्टिवली ये दोनों चीजें आपकी रिसीट में आएंगी। तो इन दोनों को मैं रिसीट पे लिख देता हूँ। और ये आपने एसेट्स परचेज किए, कितने रुपए के परचेज किए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख हो गया, 30 लाख में 5 लाख और 5 लाख जोड़ा तो 40 लाख रुपए के तो मैंने फिक्स एसेट परचेज किए हैं और इन्वेंट्री परचेज करी है मैंने 5 लाख रुपए की, कह सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अप्रैल के महीने में पहले 50 लाख और 6,50,000 को रिसीट में दिखाता हूँ और इसको खर्चे में दिखाता हूँ। देखिए इनफ्लो की अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया इक्विटी शेयर्स और ये आपका लोन का आ गया 6.5 लाख रुपए। और जो आपने एसेट्स परचेज किए हैं, एसेट परचेज किए 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ये आपने क्या कर दिया, जो भी एसेट्स की पेमेंट करी थी वो आपने सारी दिखा दी। इतनी बात ले, कोशिश करना जो भी आपके पास इंडिविजुअल लाइन आइटम है आप उसे अलग अलग दिखाना। ठीक है, इतनी बात डन है जी। तो अपना पहला पेज तो ओके हो गया, इसको बंद करो, अगले शीट पे आते हैं। अब जब मैं सेल्स की बात करूंगा तो देखो जो भी आपने अप्रैल में बेचा है इसका पैसा कब आने वाला है, जून में। जो मई में बेचा है उसका पैसा कब आएगा, जुलाई में। जो जून में बेचा है उसका पैसा कब आएगा, अगस्त के अंदर। करेक्ट, ऐसे ही होगा। तो एक काम करें, कलेक्शन लिख लें। तो मैंने कहा जी अप्रैल में मेरे पास कुछ नहीं आएगा, मई में मेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं टिक करता जा रहा हूँ आपके लिए। जो भी मैंने अप्रैल में सेल करी थी वो जून में मिलेगी, यहाँ लिख दिया। जो भी मई में सेल करी थी वो जुलाई में मिलेगी, जो जून में सेल करी थी अगस्त में मिलेगी और जो जुलाई में सेल करी थी वो सितंबर में मिलेगी। मैंने सारी की सारी सेल उठा के लिख दी क्योंकि मेरी सारी सेल क्रेडिट सेल है। करेक्ट, एग्री करते हो मेरी बात को। तो मेरा ये पॉइंट तो खत्म हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इन तीनों से मैं निकालूंगा मैंने कितनी परचेजेस करी है। तो हमने परचेजेस वर्किंग नोट में बना रखी है, देख लीजिए। हमने कहा परचेजेस क्या होंगी, कॉक्स माइनस में वेजेस होंगी। कॉक्स क्या है, 75% ऑफ सेल्स, और वेजेस क्या है, 1 लाख रुपए फिक्स। तो हमने यहां से परचेजेस निकाली। ये आपकी अप्रैल की सेल है, मई की सेल, जून की सेल, जुलाई की सेल, अगस्त, सितंबर, हर एक को मैंने 75% कर दिया तो मेरे पे कॉक्स आ गया। हर एक में से मैंने 1-1 लाख हटा दिया, मतलब वेजेस हटा दिया, तो ये मेरे पास हर महीने की परचेजेस आ गई। एग्री करते हो। अब अप्रैल की परचेजेस की पेमेंट मैंने कब करी होगी, मई में। मई की परचेज की पेमेंट आएगी जून में। तो ये जो पेमेंट आएगी क्रेडिटर की ये मेरी मई में आएगी। मैं चेक करा देता हूं आपको, देखो पेमेंट फॉर क्रेडिटर अप्रैल मैंने नील रखा, मई में मैंने लिखा अप्रैल के मंथ की परचेजेस को मैंने कहाँ पे किया, मई में। आगे देखो मई में मैंने कितना खरीदा है सामान, 12,500 का, ये मैं कब पे करूंगा, जून में। ये देख लो 12,500 जून में पे कर दिया। सिमिलरली जून में कितनी परचेजेस है, 12,500 की, और जुलाई में कितनी है, 14 लाख की। ये अगले अगले महीने में पे होगी, मतलब जून की जुलाई में पे होगी। तो देख लो 12,500, जुलाई की अगस्त में होगी 14 लाख। सेम वे में अगस्त की मैंने परचेजेस सितंबर में पे कर दी। एग्री करते हो मेरी बात को इतना, ठीक है जी। कंपनी 5 लाख का स्टॉक मेंटेन करके रखेगी, हमने कहा अच्छी बात है, 5 लाख का सामान आप ऑलरेडी खरीद चुके हो। इस एडजस्टमेंट का यूज होगा आपका बैलेंस शीट और पी&एल के लिए। तो अभी कुछ भी यूज नहीं है कैश बजट में, ऐसे चलने देते हैं। डेप्रिसिएशन का कैश बजट में कोई यूज नहीं होता, मरने दो। पेमेंट करनी है 50,000 की, अप्रैल में मिसलेनियस एक्सपेंस पे करना है तो पे कर दो। तो अप्रैल में पे करना है तो आउटफ्लो होगा, ये मैंने लिख दिया 50,000। ठीक है, वेजेस कब पे होगी, अगले महीने पे होगी। तो अप्रैल के महीने की वेजेस 1 लाख रुपए कब पे होगी, मई में। तो मई से सारी वेजेस की पेमेंट शुरू हो जाने वाली है। देख लो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
हर महीने 1-1 लाख आप पे करने वाले हो। अप्रैल का मई का जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त का सितंबर में, और हर महीने की पेमेंट 1 लाख है। एग्री करते हो मेरी बात को? चलो आगे देखते हैं। 10th कंडीशन का तो कुछ करना नहीं है। 9th कंडीशन, हर महीने का 50,000 रुपए का खर्चा है जो आप उसी महीने में पे करोगे। मतलब अप्रैल का खर्चा अप्रैल में पे होगा, तो अप्रैल में 50,000 की पेमेंट होगी, मई में 50,000 की, सेम वे में जून से लेकर सितंबर तक हर महीने 50,000 की पेमेंट होगी। देख लीजिए, एडमिन एक्सपेंसेस 50,000, 50,000, 50,000। ठीक है, तो देखो मैंने सारी एडजस्टमेंट कर ली, मैंने पूरा का पूरा कैश बजट बना दिया। ऑल आई हैव टू डू इज टू डू टोटल, सिर्फ टोटल करना है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। करेक्ट। देखो अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, हाइलाइटर लेकर आता हूँ, वो भी ग्रीन कलर का। अब मैंने क्या किया, पहले अप्रैल का टोटल किया। कैसे किया? 50 लाख और 6,50,000, 56,50,000 हो गया। सेम वे में मैंने जितनी भी आउटफ्लो थी सबकी टोटल करी तो कितना आया? 46 लाख। ठीक है, 56,50,000 का इनफ्लो आया है, 46 लाख का आउटफ्लो हुआ है, तो मेरे पे क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 10,50,000। जो मेरा अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो क्या होगा? मई का ओपनिंग। लो जी, ये मेरा मई का ओपनिंग बैलेंस हो गया 10,50,000। अब मई में ना क्या हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्टेज आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वैसे दिख जाएगा, बट इसके लिए हमने एक वर्किंग नोट भी बनाया, यहीं से दिखा देता हूँ। देखो मई में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है 10,50,000 का, पेमेंट कितने की दिख रही है? 11,75,000 की। तो समवेयर डाउन द लाइन अगर आप ध्यान से देखो तो 10,50,000 पैसे थे, 11,75,000 का आपका आउटफ्लो था, तो 1,25,000 की शॉर्टेज आ रही है। तो 1,25,000 की शॉर्टेज का क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, तभी पैसे पूरे होंगे। तो आपने एक लोन ले लिया, 1,25,000 रुपए का लोन लिया है, तो इनफ्लो आएगा, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, एग्री करते हो मेरी बात को? ऑल दो इसके लिए हमने ना एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है कि आपको कब कब बोरोइंग चाहिए। तो हमने यहाँ निकाला है कि पहले महीने में सरप्लस है, दूसरे महीने में 1,25,000 का शॉर्टेज है, बाकी किसी भी महीने में शॉर्टेज नहीं है, तो किसी भी महीने में मुझे लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मई के महीने में ही लोन की जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो ये वर्किंग नोट बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, आप वैसे भी करके कंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे ही आपने बोला, अब मैं फिर से टोटल पे आता हूँ, टोटल लगाने शुरू करता हूँ। मैंने बोला 10,50,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 1,25,000 का लोन लिया, टोटल कितना हो गया? 11,75,000। आउटफ्लो भी इतना ही है, तो बैलेंस हो गया जीरो। मई का बैलेंस जीरो है, तो जून का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? जीरो। जून में इनफ्लो आया 15 लाख का, तो टोटल हो गया जी 15 लाख। आउटफ्लो है 13,62,500, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया इनफ्लो माइनस आउटफ्लो 1,37,500। जो जून का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जुलाई का ओपनिंग होगा, ये आप पे इनफ्लो आया था, दोनों का टोटल कर दिया, ये टोटल इनफ्लो हो गया। ये आपका टोटल आउटफ्लो है, 18,87,500 रुपए का इनफ्लो है, 13,62,500 का आउटफ्लो है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 5,25,000। जो जुलाई का क्लोजिंग होगा, अगस्त का ओपनिंग होगा, सेम चीज मैंने दोबारा रिपीट कर दी। ये मैंने टोटल इनफ्लो निकाल दिया, टोटल आउटफ्लो, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस। जो मेरा अगस्त का क्लोजिंग था, सितंबर का ओपनिंग हो गया, ये मेरा टोटल रिसीट है, मतलब 20 लाख रुपए मुझे डेटर से आए हैं, तो मेरा टोटल हो गया 27,25,000। ये मेरा टोटल आउटफ्लो है, तो ये मेरा 11,75,000 का क्या आ गया मेरे दोस्त? ये मेरे पास क्लोजिंग कैश का बैलेंस आ गया। एग्री करते हो मेरी इतनी बात को? कोई तकलीफ नहीं है? चलो, अब ये तो हो गया मेरा कैश बजट पूरा। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाता हूँ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सिंपल सीधा साधा है। सेल्स, अगर मैं हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार चेक करते जाएंगे कि कोई एडजस्टमेंट छोड़ तो नहीं रहे हम। ये सारी तो देखो बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम है, पेंडल में कोई हिट नहीं देगी, सिर्फ लोन देगा। लोन का कितना इंटरेस्ट होगा वो भी थोड़ी देर में बात करता हूँ। देखो सेल्स, इन सबको जोड़ लो, आपके पास सेल्स आ जाएगी। ठीक है, इन सब का टोटल आ रहा है जी 1,12,50,000। एग्री करते हो बात को? तो मैंने यहाँ लिखा जी बाय सेल्स। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे अगर मैं इन तीनों की बात करूं, चारों की, तो इन चारों से क्या निकल के आता है? एक तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक होगा 5 लाख का, पॉइंट नंबर 5 ये कहता है। बाकी मैंने पॉइंट नंबर 4 के लिए परचेजेस कैलकुलेट करी थी, मैंने आपको परचेजेस कंप्यूट करके बताई थी कितनी कितनी है, इतनी इतनी है। ठीक है, ये तो हर महीने की परचेज हो गई, और सबसे शुरुआत में आपने 5 लाख रुपए का सामान और खरीदा था, तो टोटल परचेजेस आ जाएगी 83,37,500। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया परचेजेस, यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब आप लोग यहाँ पे कहाँ गड़बड़ करोगे मैं आपको वो बता देता हूँ। आप लोग मेरे दोस्त गड़बड़ करोगे यहाँ पर। हुआ क्या, आपने जैसे ही परचेजेस थी हर महीने की परचेजेस तो लिख ली, बट हुआ क्या, बिल्कुल शुरुआत में जब आपने काम शुरू किया 1 अप्रैल को, 5 लाख रुपए का सामान खरीदा था, वो भी तो परचेजेस में जाएगा ना, तो आपकी टोटल परचेज उसको मिलाकर आएगी।
ठीक है, एग्री करते हो इतनी बात को मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मैंने परचेजेस बता दी, 1 लाख रुपए वेजेस है हर महीने की, 6 लाख रुपए वेजेस आ गई। तो मेरा ये पॉइंट खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, ये मैंने खत्म कर दिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके 50,000 के हैं, चलो P&L में 50,000 ये लिख देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हर महीने के 50,000 है, तो 6 महीने के 3 लाख हो गए, तो ये दोनों चीजें P&L में डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दिया, एडमिन एक्सपेंसेस 3 लाख और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 50,000। एग्री करते हो बात को मेरी? अब बच गया जी डेप्रिसिएशन 10%। 10% फिक्स एसेट पर है। आपके फिक्स एसेट कितने खरीदे आपने? 40 लाख। 40 लाख पे 10% पूरे साल का है 4 लाख। 6 महीने के अकाउंट बना रहे हो तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 2 लाख। लो जी, टू डेप्रिसिएशन 2 लाख। 40 लाख का टोटल एसेट है, 10% लगाया, 6 महीने का 2 लाख। ठीक है, अब एक चीज रह गई अपने पास जो थी, मैंने आपको शुरुआत में बोली थी, क्या? इंटरेस्ट। अब एक काम करते हैं, इंटरेस्ट की कंपटीशन कर लेते हैं। देखो, जब मैं इंटरेस्ट की कंपटीशन की बात करूंगा तो मेरे पास साल की शुरुआत में मैंने 6.5 लाख का लोन लिया था 12% पे, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर मैंने 1,25,000 का लोन और लिया 12% पे, इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 5 महीने का। एग्री करते हो? यहां पर आप लोग क्या मिस करोगे? आप लोग इस 1,25,000 को मिस कर जाओगे। इस क्वेश्चन में ना लेंदी होने की वजह से मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, 12% लगा 6.5 लाख पे तो आ गया 39,000, 12% लगा 1,25,000 पे 5 महीने के लिए तो आ गया 6,250, टोटल इंटरेस्ट आ गया 45,250। इसके साथ हमने ये तीनों पॉइंट कवर कर दिए। पहला पॉइंट सिर्फ ये बोल रहा है कि शॉर्टेज है, इस वजह से आपने बोरिंग ली होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब तो सिर्फ टोटल करना है। ये आपका टोटल हुआ, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे लेकर आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ये चारों खर्चे माइनस किए, तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट, जो कहाँ पर जाएगा? आपकी बैलेंस शीट में जाएगा अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपका सवाल ये आ सकता था कि सर पहले आपने बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई, P&L क्यों बनाया? मेरे दोस्त छोटी सी बात है, क्लास 11th का बेसिक कंसेप्ट है कि पहले आप P&L बनाते हो, P&L से आप प्रॉफिट निकालते हो, उस प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो। करेक्ट, इसीलिए मैंने पहले P&L बनाया। चलो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। सिंपल सी बैलेंस शीट है। मेरे पास 40 लाख के फिक्स एसेट थे, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, 38 लाख के आ गए फिक्स एसेट। इसको हमने इंडिविजुअल एसेट पे डाल दिया कि लैंड बिल्डिंग इतनी है, प्लांट मशीनरी इतना है, फर्नीचर इतना है, मोटर व्हीकल इतना है। हर एक का हमने आधे साल का 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन डाल दिया, ये आ गया। अब एसेट साइड पे और क्या आएगा? कैश आएगा, डेटर आएगा और स्टॉक आएगा। एग्री करते हो? स्टॉक 5 लाख रुपए का बैलेंस रखना है, मान लीजिए बात। कैश 11,75,000 अभी आपने कैश बजट से निकाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको डेटर का बैलेंस बताता हूँ। देखो, डेटर होंगे 2 महीने के आउटस्टैंडिंग। आप देखो, अप्रैल वाले के पैसे जून में आ गए होंगे, तो इसके पैसे तो आ गए। मई वाले के पैसे जुलाई में आ गए होंगे, इसके भी आ गए। जून वाले के अगस्त में आ गए होंगे, इसके भी आ गए। जुलाई के पैसे सितंबर में आ गए होंगे क्योंकि दूसरे महीने में मिल रहे हैं, तो इसके भी आ गए। बट अभी अगस्त के और सितंबर के पैसे, अगस्त में जो सेल करी है और जो सितंबर में सेल करी है, इनके पैसे आपको 30 सितंबर तक नहीं मिले। नहीं मिले तो ये दोनों कहाँ पे आएंगे? आपके डेटर में आएंगे। टोटल कितना हो रहा है? 42,50,000। ये देख लीजिए, तो ये आ गया आपका करंट एसेट, ये हो गया टोटल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ऑथराइज कैपिटल हमने लिख दी। कितने शेयर्स इशू किए थे? 50 लाख रुपए की कैपिटल इशू करी थी, वो लिख दिया। लोन्स कितना है आपका? 7,75,000। कैसे निकला? 6.5 लाख का लोन एक था जो साल की शुरुआत में लिया, 1,25,000 का लोन आपने और लिया था। एग्री करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में अभी आपने बोला 22,17,250 बैलेंस शीट में जाएगा, ये लो मैंने ये भी लिख दिया। इतनी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास लायबिलिटी में आइडियली क्या बचेगा? वेजेस को जो मुझे पे करना है, क्रेडिटर को जो मुझे पे करना है, और जो मेरा इंटरेस्ट है। करेक्ट, यही 3 चीजें बचेगी। क्योंकि क्रेडिटर आप अगले महीने पे कर रहे हो, वेजेस आप अगले महीने पे कर रहे हो, इंटरेस्ट आप साल के एंड में पे करोगे। तो इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल था। क्या कह रहा हूं मैं? क्वेश्चन ने कहा था, क्या कहा था? देखो, जो भी इंटरेस्ट है वो आप कब पे करोगे? साल के एंड में पे करोगे। तो जितना भी इंटरेस्ट है सारा आउटस्टैंडिंग है। कितना इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है? 45,250। ये एज इट इज आप बैलेंस शीट में एज आउटस्टैंडिंग ले जाओ। ठीक है, वेजेस की बात करूं, सिर्फ सितंबर के महीने की वेजेस बाकी होगी क्योंकि अगले महीने तो पे कर देते हो, तो अगस्त की सितंबर पे हो गई होगी, सिर्फ सितंबर की बाकी रही होगी। सितंबर का कितना है? 1 लाख। 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, वो ले लो जी। अब बच गया क्रेडिटर। क्रेडिटर जो भी आपने सितंबर में परचेजेस करी होगी उसके क्रेडिटर होंगे। एग्री करते हो बात? क्योंकि सितंबर के क्रेडिटर की पेमेंट आपने अक्टूबर में करी होगी,
अगस्त वाले परचेजेस की पेमेंट आपने सितंबर में कर दी होगी, तो वहां तक का तो सारा हिसाब क्लियर। तो देख लो सितंबर में कितनी परचेजेस करी है, हमने निकाली है। सितंबर की परचेजेस कितनी है, 15,87,500। ये मेरी आउटस्टैंडिंग होगी, ये मैंने लिख दिया, इन तीनों का टोटल किया। और भगवान की दया हमारे ऊपर इतनी है कि हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई। जनरली एग्जाम में होता क्या है, हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं करती है। करेक्ट, ऐसे ही होता है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में ना मैंने कोई नया कंसेप्ट नहीं बताया आपको, कोई कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज नहीं बताई, सारी बहुत बेसिक चीजें हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज क्वेश्चन लंबा बहुत है। आप तो ये सोचो, जब मैं आपको सिर्फ टिक करा रहा था तो हमें 20-22 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को करने में। जब आप एक्चुअल में इस क्वेश्चन को अपने हाथ से बैठ के सॉल्व करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आराम से आपका आधे से पौना घंटा खा जाएगा। और आधे पौने घंटे में हमें एग्जाम में स्ट्रेस हो जाता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, अगर आपको लगता है बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं, तो पहले वो करना, बाद में इसे करना। एग्री करते हो मेरी बात को? और ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा जब करो तो बहुत अटेंटिव रहना, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि आप कोई ना कोई आइटम मिस कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ही इतनी बड़ी है। ठीक है, चलो इसके साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपना लास्ट क्वेश्चन है और ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो अपना थ्योरी क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की एक बार रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं, क्वेश्चन को ना भी पढ़ूं, तो भी मुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में से क्या चाहता है। जब आप वर्किंग कैपिटल बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड निकालना चाहते हो, तो होता क्या है बेसिकली, वो होता है कि आपका जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इनटू में 12 या 365, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल डेज में है तो 365 लेना, मंथ में है तो 12 लेना, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल होता है कि भैया रॉ मटेरियल से लेके क्रेडिटर को पे होने तक कितना समय लगेगा, डेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। मींस रॉ मटेरियल को डब्ल्यूआईपी कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, डब्ल्यूआईपी को एफजी में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है, प्लस एफजी को सेल होने में कितना समय लगता है, सेल होने के बाद डेटर से कितने समय में पैसे आते हैं, माइनस करो कोई क्रेडिटर का कुछ क्रेडिट पीरियड है क्योंकि वो आपके लिए एक तरीके से उधार है, प्लस अगर कोई वेजेस का होता या किसी ओवरहेड का होता तो वो और ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग साइकिल की तो आपसे बात कर ली। नेक्स्ट चीज आती है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉक्स प्लस एडमिन ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड, इतनी बात है। अब एक छोटी सी चीज जो और आपसे बात कर लेता हूँ, वो ये है कि जब भी आपको रॉ मटेरियल का पीरियड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? उसके भी स्टेट फॉर्मूलेज है। क्या? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। सेम वे में डब्ल्यूआईपी का निकालने के लिए एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब पहले आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो पूरे साल की, फिर डेली की निकाल लो। डेली की कैसे निकालोगे? मान लो आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो डेली की कितने हो जाएंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 365। फिनिश गुड्स में आ जाता है एवरेज स्टॉक ऑफ एफजी डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेटा के केस में क्या निकलेगा? एवरेज डेटा डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स ऑन अ डेली बेसिस। देन पेबल्स के केस में क्या होगा? एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय डेली एवरेज क्रेडिट परचेजेस। तो सीधे साधे फॉर्मूले हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, काम हो जाएगा। चलो एक बार डेटा सेट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। आपके पास ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। ये ओपनिंग स्टॉक है जी, जिसमें रॉ मटेरियल का इतना है, डब्ल्यूआईपी का इतना है, एफजी का इतना है। साथ में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, एफजी। ये ओपनिंग और क्लोजिंग यूज होगा आपका एवरेज निकालने के लिए। सेल्स दे दी है, सेल्स सारी क्रेडिट है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। परचेजेस है, आपकी परचेजेस यूज होगी, एक तो आपका ट्रेड पेबल की कैलकुलेशन में यूज होगी, दूसरा आपका जो आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना चाहते हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए होता है, उसके लिए यूज होगी। इवन आरएमसी के लिए तो वैसे भी यूज होने ही वाली, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए तो यूज होगी। वेजेस दे रखा है, प्रोडक्शन एक्सपेंस दे रखा है, एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके चीजें सॉल्व कर लेते हैं। नीचे दो डिटेल और दी है, वो भी देख लेते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग पेबल्स फॉर रॉ मटेरियल इज 16 लाख और 19,20,000 रुपए। ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिए। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रिसीवेबल मतलब डेटर के बैलेंसेस दिए 12 लाख और 16 लाख। ये होगा एवरेज निकालने के लिए यूज। हमने कहा ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लग नहीं रही। एक काम करते हैं, पहले ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे और फिर वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। पहले बात कर रहा हूँ किसकी? ऑपरेटिंग साइकिल की। तो पहली चीज है जी रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। क्या लिखना है ऊपर? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज कितना होगा?
देखो ओपनिंग में है आपके पास 14,40,000, क्लोजिंग में है 16 लाख। एवरेज कैसे निकलेगा? 14,40,000 प्लस 16 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से 14,40,000 16 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये तो एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट आपको निकालना है डेली एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। पहले निकालो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, फिर डेली निकालने के लिए उसको क्या करना है 365 से डिवाइड कर देना। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कैसे निकलेगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग था 14,40,000, आपने परचेजेस करी है 88 लाख की, और क्लोजिंग है आपके पास 16 लाख, ये आपने माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ गया 86,40,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो आ गया 86,40,000, और डेली का निकालने के लिए क्या करो 86,40,000 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है जी, इतनी बार समझ आती है। तो ये आ गया आपके पास 64.21 डेज। इतनी लाइन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला था, फॉर्मूला में पुट किया, काम खत्म। सेम वे में जब WIP की बात करोगे तो पहले ऊपर एवरेज स्टॉक लिखना है। एवरेज स्टॉक कितना होगा? 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6,40,000 डिवाइडेड बाय डेली प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलती है वो देखो। प्रोडक्शन एक्सपेंस क्या होगा? प्रोडक्शन एक्सपेंस होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? जो भी आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया प्लस कौन कौन से डायरेक्ट खर्चे दे रखे हैं, वेजेस दे रखा है, प्रोडक्शन एक्सपेंस दे रखा है, प्लस वेजेस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, कि भैया ये मेरा खर्चा लगा। कितना खर्चा निकलेगा निकाल लो एक बार। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने अभी निकाला था 86,40,000, वेजेस दिए 24 लाख, प्रोडक्शन एक्सपेंस दिया है आपके पास 16 लाख, ओपनिंग WIP है आपके पास 4,80,000, क्लोजिंग WIP है 8 लाख, माइनस कर दिया, ये आ जाएगा जी 1,23,20,000। ठीक है, ये टोटल हो गया। और डेली का निकालने के लिए क्या करो 1,23,20,000 डिवाइडेड बाय 365, इससे आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जी 18.96 डेज। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल इन फॉर्मुलेज में आप पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। FG का स्टोरेज पीरियड निकालने के लिए क्या लेना है? एवरेज FG डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज FG के लिए क्या लेना होगा? ओपनिंग FG प्लस क्लोजिंग FG डिवाइडेड बाय 2, मतलब 20,80,000 प्लस 24 लाख डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 20,80,000 प्लस 24 लाख डिवाइडेड बाय 2 अपॉन डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा जी जो भी आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट लगा है प्लस ओपनिंग FG माइनस क्लोजिंग FG। अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट लगी है 1,23,20,000, ओपनिंग FG है आपके पास 20,80,000 जोड़ दिया मैंने, क्लोजिंग FG है 24 लाख घटा दिया मैंने, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी कॉस्ट 1,20,00,000। तो 1,20,00,000 आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिवाइडेड बाय 365 कर दूंगा तो डेली की आ जाएगी। डेली निकालने के लिए आपको क्या करना है 365 या 12 से डिवाइड करना होता है। सिंस ये सारे नंबर डेज में आ रहे हैं इसलिए मैं 365 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 68.13 डेज। ठीक है, अब डेटर निकाल लेते हैं। डेटर तो बहुत आसान है, डेटर में कोई मारा मारी नहीं है। एवरेज डेटर कितने होंगे? 12 लाख प्लस 16 लाख डिवाइडेड बाय 2, 14 लाख हो जाएंगे। 12 लाख प्लस 16 लाख 28 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपका 14 लाख, डिवाइडेड बाय डेली एवरेज क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी है? 1,60,00,000। डेली की निकालने के लिए क्या करूं? फिर से 1,60,00,000 को मैं 365 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 31.94 डेज। और जब मैं पेबल की बात करूंगा तो पेबल में मुझे एवरेज क्रेडिटर चाहिए। एवरेज क्रेडिटर क्या हो गया? 16 लाख प्लस 19,20,000 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में क्रेडिट परचेजेस चाहिए। आपके पास परचेजेस कितनी आ रही है? क्वेश्चन ने डायरेक्टली दे रखी है 88 लाख, ये पूरे साल की है। डेली की निकालने के लिए क्या करो 88 लाख डिवाइडेड बाय 365, ये आ जाएगा आपके पास 73 डेज। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल डायरेक्ट निकल जाएगी। रॉ मटेरियल का टाइम है जी 64.21 प्लस WIP का है 18.96 प्लस FG का है 68.13 प्लस डेटर का है 31.94, क्रेडिटर का है 73 डेज। ये आ गए आपके पास 110.24। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे न्यूमरेटर और कैलकुलेट करना है। डिवाइड में 110.24 इनटू में यहाँ ऊपर आएगा 365। सिंस सब कुछ डेज में है इसलिए मैंने 365 से मल्टीप्लाई किया।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिन ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने यहाँ निकाल रखी है 1,20,00,000, तो 1,20,00,000 प्लस एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड कितने हैं? 14,00,000 और 6,00,000, मतलब 20,00,000 होगा। 14,00,000 प्लस 6,00,000, तो ये आ गया आपके पास 1,40,00,000। तो यहाँ डाल लो जी 1,40,00,000। ये आ गया आपके पास, कितनी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी? 42,28,330। मैंने अप्रॉक्स कर दिया, मतलब राउंड ऑफ कर दिया मैंने। ये आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। आपको सिंपल फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं इस आरटीपी के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन अपना थ्योरी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूँ तो वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का डिफरेंस बताओ, और सेकंड पार्ट में सामुराई बॉन्ड के फीचर्स पूछ रहा है। तो हम क्विकली 1-1.5 मिनट लगा के फटाफट डिस्कस करके इसे आगे बढ़ाते हैं और आरटीपी को कंक्लूड करते हैं। जब हम बात करें फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की, तो देखो फाइनेंस लीज में जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, वो लेसी को ट्रांसफर हो जाता है, बट ऑपरेटिंग लीज में ट्रांसफर नहीं होता। ओनरशिप किसके पास रहती है? लेसर के पास रहती है। जब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस किसका होगा? लेसी का होगा इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज के केस में क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड किसके पास है? लेसर के पास है। तो जो भी रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस होगा वो किसका होगा? लेसर का होगा। ऑपरेटिंग लीज जनरली छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए वो कैंसिलेबल नेचर की भी होती है। बट जब फाइनेंस लीज की बात करूँ तो थोड़े से बड़े नेचर की होती है, एसेट की मेजॉरिटी लाइफ की होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो लेसी है उसके पास सामान आ जाए, वो उसको एज अ ओनर यूज कर सके, इसीलिए जनरली ये नॉन कैंसिलेबल नेचर की होती है। ऑपरेटिंग लीज के केस में ओनर कौन है? लेसर है, तो इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस है वो कौन बियर करता है? लेसर करता है। वेयर एज ऑन द अदर साइड जब आप फाइनेंस लीज की बात करेंगे तो लेसर ये वाले खर्चे बियर नहीं करता, क्योंकि ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गई है? लेसी के पास ट्रांसफर हो गई है। जब मैं ओनरशिप ट्रांसफर होने की बात करता हूँ तो इट इज द बेनिफिशियल ओनरशिप, नॉट द लीगल ओनरशिप। ठीक है, ऑल दो लेसर लीगल ओनर रहेगा, यहाँ पे भी हमने लिखा है लेसर लीगल ओनर रहेगा, बट जो बेनिफिशियल ओनरशिप है, सारे रिस्क रिवॉर्ड है, किसके पास चले गए? लेसी के पास चले गए हैं। फाइनेंस लीज के केस में जनरली क्या होता है, जब आपके लीज पेमेंट डिसाइड होती है, आप लोगों ने AS 19 पढ़ा होगा, तो लीज पेमेंट की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं तो वो मोटा मोटा आपकी कॉस्ट के इक्वल होती है। मतलब फाइनेंस लीज में क्या करता है जो लेसर है, वो लेसी से उस एसेट की कॉस्ट को ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड यूजुअली फुल पे आउट। तो लीज में क्या होता है, पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ एसेट पे हो जाती है। ऑपरेटिंग लीज के केस में ऐसा नहीं होता। ऑपरेटिंग लीज छोटे टाइम के लिए होती है, 2 साल 4 साल के लिए होती है। आपने एक पर्सन को दी, उससे एसेट वापस आएगा, फिर लेसर वो किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देगा, फिर उससे वापस आएगा, फिर किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए दिस इज यूजुअली 100% पे आउट नहीं होता, इसीलिए नॉन पे आउट रखा गया, क्योंकि सेम ही एसेट को बार बार आप लीजेस पे ट्रांसफर करते हो। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का मोटा मोटा डिफरेंस। जब आप बात करते हो सामुराई बॉन्ड्स की, तो देखो सामुराई इज ए कैरेक्टर जो जापान का है। अगर आपने कभी किसी कोई पर्सन कार्टून देखता होगा तो जानता होगा सामुराई इज ए कैरेक्टर ऑफ जापान। तो सिंपल सी चीज है, ये जो बॉन्ड है ये भी जापान से रिलेटेड है। ये आप कहाँ इशू करोगे? आप जापान में इशू करोगे। कौन इशू कर सकता है? नॉन जापानीज कंपनी इशू करेगी। क्यों इशू करेगी? ताकि वो जापानीज मार्केट से पैसा रेज कर सके, और उस पैसे का क्या करेगी? वो जापानीज मार्केट में जो उसके ऑपरेशंस है उसी में इन्वेस्ट करेगी। तो अगर मैं बात करूं सिंपल शब्दों में, तो दिस इज अ बॉन्ड विच इज डिनोमिनेटेड इन जापानीज येन। जापान की जो करेंसी है डेट इज येन। टोक्यो में इशू होता है। कौन इशू करता है? नॉन जापानीज कंपनी इशू करती है। रेगुलेशंस कौन सी लगेगी? ऑब्वियसली जापान में है तो जापान की रेगुलेशंस लगेगी। पर्पस क्या होता है? जापानीज मार्केट से पैसा लेना। पैसे का यूज क्या होगा? जापानीज मार्केट में जो आपके ऑपरेशन है उन्हें फंड करना। दैट इज इन सिंपल वर्ड, जो भी आपके लोकल ऑपरेशन है, लोकल ऑपरेशन मतलब जो जापान के मार्केट में आपके ऑपरेशन है, काम धंधा है, उसको फंड करना। इसकी वजह से क्या हुआ, आप क्या करते हो? फॉरेन एक्सचेंज को हेज करने की कोशिश करते हो। मान लीजिए कोई जापान में कोई इंडिया की कंपनी है, अगर इंडिया से वो पैसे मंगाती तो फॉरेन करेंसी का रिस्क आ जाता, क्योंकि INR में आता और जापान में उसे यूज करने वाले थे, तो जापान और INR का जो येन का और जापान इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो आ जाता। उस रिस्क को बचाने के लिए, उसके फ्लक्चुएशंस को बचाने के लिए आप इस तरीके से सामुराई बॉन्ड यूज करके उस रिस्क को हेज कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसके साथ अपनी ये पूरी आरटीपी हो गई है। हमने एक एक क्वेश्चन आपके साथ बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज सारी क्लियर हो। आप फिर भी एक बार खुद अपने लेवल पे इस पूरी आरटीपी को प्रैक्टिस करें, प्लस कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे और एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अ वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम
द साइड ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी टू ऑल द स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।